प्यारी सी क्यूट सी वीडियो आप लोगों ने देखी है, इसको देख के थोड़ा सा माइंड रिलैक्स नहीं हुआ कि इंसान जो है कितने बोरिंग से होते जा रहे हैं और जानवर जो है कितनी मस्तियाँ करते हैं। हम लोगों को कई बार लगता है कि जानवर बोरिंग होते हैं, पर लेकिन अगर उनको थोड़ा छोड़ा जाए खुला उनको एंजॉय करने के लिए तो कितने एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। बंदर देखें आप लोगों ने, अक्सर पेड़ों पे कैसे कूदते रहते हैं, लटकते रहते हैं, ऐसा लगता है जिंदगी वास्तव में वही जी रहे हैं। पर लेकिन इंसान जो है इतनी सारी टेंशन लेके चलते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ रुक सी गई है जिंदगी। तो हमेशा आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा इसके बारे में कि कई बार जब इंसान डिप्रेशन के शिकार होते हैं तो उनको बोला जाता है कि जानवर पाल लो। आप में से अगर आप लोगों को मौका दिया जाए कोई जानवर पालने का, तो कौन सा जानवर आप लोग पालना पसंद करोगे? या फिर आप लोगों ने कोई जानवर पाल भी रखा है कि हाँ ये जानवर है जो कि हम लोगों ने पाल रखा है? तो आप लोग इसके बारे में बताइएगा। बड़ा ही शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है यार। 14 जुलाई है, इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करूंगा और 2 आर्टिकल डाउन टू अर्थ के भी रहेंगे। एक पीआईबी का बड़ा ही शानदार आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, सुनकर मजा आ जाएगा। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से बातें करूं, यहां पर आप लोगों को आज के जो एसएलवी कमांडो है वो है नीतीश भारद्वाज। शानदार तरीके से आंसर दिए गए, मैंने कल की वीडियो के नीचे पिन भी कर दिए थे। और आज का जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो है महाबोधि टेम्पल, जो कि वीडियो के एंड में मैं कवर करूंगा और 5 वोकैबुलरी भी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरा लेक्चर आप लोग सुनते हैं वो वास्तव में काफ़ी बड़ी बात है यार। क्योंकि जब इंसान एक सीरियस होकर पढ़ाई करता है और एक होता है मजे मजे में पढ़ाई कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो मजे वाला इंसान जो पढ़ाई कर रहा है उसके अक्सर चीज़ें याद रह जाती हैं। सीरियस इंसान ना कई बार चीज़ें इस तरीके से लगता है कि मतलब हर चीज़ों को सीरियस ले रहा है बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई को भी थोड़ा सा इंजॉयमेंट में ले हो तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही याद रहने लगेगी। जैसे मूवीज़ देखते हैं, मूवी सीरियस होकर देखते हो, पेन कॉपी लेके अच्छा नोट्स बना लेते हैं क्या डायलॉग बोला है, तो वो वाली चीज़ें नहीं होती है। तो इन्जॉय करो चीज़ें, आप लोगों को बहुत सारी आप लोग अच्छे से एक तरीके से याद भी रख पाओगे और आप लोग उसको समझ भी पाओगे। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हर एक उस इंसान के लिए जिसकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर हो चुकी है और भारतीय नागरिक है। अभी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है और ये जो अनाउंसमेंट है ये कल से ही इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसलिए इस न्यूज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के परिवार के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के आसपास में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बात क्या की जा रही है? बात ये की जा रही है कि अभी अगर आप लोग अपने दोनों डोज ले चुके हैं कोविड-19 की वैक्सीन के और अगर आप लोगों की एज जो है वो 18 साल से ऊपर है, तो 75 दिन का एक स्लॉट निकाला गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें आप लोगों को एक बूस्टर डोज दिया जाएगा। बूस्टर या फिर यहाँ पर प्रिकॉशन बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से बचाव का, क्योंकि कोविड-19 के केसेस अभी कई सारे एरिया में काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहे हैं। इसके चलते आने वाले टाइम में दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो कल से यानी कि 15 जुलाई से ये 75 दिन का पूरा टारगेट रहेगा। क्यों? क्योंकि आज़ादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है हमारे देश के, ये यहाँ पर है, इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर, इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई है। और इसी के साथ में जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मनसुख मांडविया, उनके द्वारा भी यहाँ पर ये बात पब्लिक में रखी गई है। अब तक अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि कितने लोगों को हम लोग कोविड-19 की जो है वैक्सीन प्रोवाइड करा चुके हैं, तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो कवरेज बोला जा रहा है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर है। यहाँ पर जो इंडिया के द्वारा बोला गया कि इतने डोज हम लोग दे चुके हैं, यानी कि 199 करोड़, यानी कि 199 करोड़ जो है वो डोज दे चुके हैं। ये अभी अगर बात करें जो फर्स्ट डोज मिला है वो यहाँ पर और सेकंड डोज जो मिला है उसके बारे में बात की जा रही है। लगभग 96% लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं, इसमें भी यहाँ पर जैसे 87 है सेकंड डोज ले चुके हैं, यानी कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी वैक्सीन नहीं ली है। अगर आप लोग देखा जाए तो जिस किसी ने वैक्सीन नहीं ली है वो प्लीज़ अपनी वैक्सीन जरूर लेना। और आप लोगों में से कितने ऐसे, क्या कोई ऐसे फैमिली मेंबर है जिसने वैक्सीन नहीं ली है? बताइए जरा। अगर नहीं ली है तो नो लिखिएगा, अगर ले ली है बताइएगा कि फर्स्ट डोज हो चुका है फिर सेकंड डोज हो चुका है। मेरी बात करें तो मेरे दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर देखा जाएगा अगर ये एक अलग से डोज है, अगर हेल्थ को सही रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशन इज एक तरीके से बेटर देन क्योर। ये वैक्सीन जो होती है वो होती है किसके लिए? आप लोगों को बीमारी से बचाने के लिए। और मेडिसिन से अच्छा है वैक्सीन ले लो, क्योंकि मेडिसिन फिर होती है जब बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन कहीं भी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसको आप लोग जरूर लगवाया करो। और पहले यहाँ पर टाइम दिया गया था 9 महीने का कि आप लोगों ने दोनों डोज ले लिए हैं, 9 महीने तक कुछ नहीं लेना है, उसके बाद में लेना है जो भी डोज लेना है। पर अभी इसको घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने जो दूसरा डोज आप लोगों का 6 महीने पहले हुआ था
तो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया कि 6 महीने अगर दूसरे डोज के हो चुके हैं आप लोगों के, तो आप लोग यहाँ पर ये डोज ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को सबके साथ में शेयर करनी है। ओके, एक और छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, ये बता दूं आप लोगों को, इसके बाद में सारे आर्टिकल देखेंगे, बहुत ही शानदार आर्टिकल है। एक एक आर्टिकल जो है उन्हें कहते हैं एक एक आर्टिकल जो है 100 आर्टिकल के बराबर है, तो इतना डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में। अभी यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है, यहाँ पर कई जगह है इसलिए इसको भी बता देता हूँ। इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी है, तो टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, तो यहीं पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बात की जा रही है, अभी आप लोगों को पता है कि श्रीलंका के अंदर बड़ी खस्ता हालत देखने को मिल रही है। वहाँ के लीडर जो हैं वो देश छोड़ छोड़ के भाग चुके हैं। जैसे कि दोनों भाई जो हैं इनका तो पता ही नहीं है ये कहाँ पर है, और ये जो भाई हैं ये अभी भाग चुके हैं। तो ये जो भाई यहाँ से निकल कर गए, ये पहुंच गए मालदीव। इन्होंने श्रीलंका से जब ये थे तो इनके द्वारा बोला गया था यूएसए से कि मुझे वीज़ा दे दो। यूएसए ने बोला नहीं है भाई साहब, तुम अपने देश में रहो, जैसी हरकतें तुमने की है ना हमारे देश में तुमको नहीं अलाउ किया जाएगा। तो ये कहाँ से कहाँ भाग रहे हैं एक बार मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग चीज़ों को समझ सकेंगे। तो यहाँ पर ये जो यहाँ से निकल कर गए, ये श्रीलंका से निकल कर गए मालदीव। लोकेशन कहाँ है अगर देखना चाहते हैं तो इंडियन ओशन के नीचे यहाँ पर मालदीव आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो श्रीलंका से पहुंचे मालदीव, और अब मालदीव के अंदर जैसे यहाँ पर इनके द्वारा अपने पवित्र कदम रखे गए, मालदीव के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में भी देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर मालदीव के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट हो चुका है कि ऐसे इंसान को हम लोग अपने देश में क्यों जगह दे जो कि ऐसी हरकतें यहाँ से कर आया अपने देश से। एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि मालदीव से यहाँ पर ये पहुंचेंगे सिंगापुर में यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर इनको एक रहने की जगह मिल सकती है। पर लेकिन कल को चलकर अगर सिंगापुर में भी कोई ऐसी हरकत देखने को मिल सकती है तो फिर यहाँ से निकलकर सिंगापुर से जाएंगे सऊदी अरेबिया, या फिर आप लोग बोल सकते हैं ये ऐसा एरिया जहाँ पर कोई प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, और इनके साथ भी इनके रिलेशन जो है ठीक ठाक है। तो अभी तो देखो यहाँ पर बिना पैंदी के लोटे इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, पर लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये कि अब तक जो भी श्रीलंका के अंदर चल रहा है उसमें इंडिया का नाम नहीं आया, वरना इंडिया का नाम बड़ी फ्रीक्वेंटली ले लेते हैं कि हाँ इंडिया ने ये कर दिया हमारे साथ में वो कर दिया। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हो। अभी यहाँ पर इतना तो नाम आया हालांकि कि अभी हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा राजपक्षे को सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया कि कैसे वो यहाँ से भाग सकता है। हालांकि इंडियन हाई कमिश्नर ने डिनाई कर दिया कि भाई साहब इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ये आप लोग घर का मामला है, हमको इसमें मत घसीटो। ठीक है, तो अभी यही इसके ऊपर आर्टिकल भी आ रखे हैं यहाँ पर कि श्रीलंका के अंदर अभी शांति नहीं है, जो तूफान आने के बाद भी ऐसी ही कंडीशन बनी हुई है। तो कई सारे आर्टिकल अभी श्रीलंका के ऊपर आप लोगों के सामने आएंगे, उनको कंप्लीटली आप लोग इग्नोर कर सकते हो, किसी मतलब के नहीं है, क्योंकि आप लोग ये सारे आर्टिकल अगर कवर करने बैठोगे फालतू में अपना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही कई सारे आर्टिकल अभी प्रेसिडेंट के ऊपर आएंगे, उनको भी आप लोग इग्नोर कर सकते हो। रीजन क्या है, जैसे जैसे इलेक्शन पास में आएंगे वैसे वैसे कई सारे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जिसको आप लोग जितना इज्जत करोगे वो भी आप लोगों को इतनी ही इज्जत देगा, यानी कि प्यार लो और प्यार दो, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अगर आप लोग इसके बारे में अगर बात करें तो एक ऐसी चीज है, इसको नापने कोई पैमाना नहीं है। आप लोगों के पास है मीटर है, लीटर है कि हाँ नाप लोगे 2 किलो इज्जत दे दी, 2 किलो प्यार, 2 किलो इसका व्यवहार अच्छा है। ठीक है, पर लेकिन ये इंसान आप लोगों के साथ में कैसे कनेक्ट है उससे पता चलता है। यहाँ पर अपने लिए भी और जरूरी है, अपनों के लिए भी जरूरी है, अपने व्यवहार को उत्तम रखिए। जैसे कि अगर बात करूं, कल आप लोगों ने इतने सारे मैसेज, इतने सारे मेल, कमेंट में आप लोगों ने बहुत सारे एक तरीके से विशेष दी गुरु पूर्णिमा की। तो ये क्या है, ये आप लोगों का दिखाता है कि आप लोगों की परवरिश कैसी है, यानी कि आप लोग जो है टीचर को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के घर में आप लोगों की परवरिश बड़ी अच्छी हो रखी है, आप लोगों के घर वालों ने आप लोगों को बड़े अच्छे संस्कार दे रखे हैं। ठीक है, तो ये चीजें वहां से निकल कर आती हैं, तो ये व्यवहार होता है। तो घर से जो व्यवहार निकल कर आता है वो ताउम्र साथ में रहता है। सबसे पहले जो टीचर होते हैं ना वो माता पिता होते हैं, तो जो आप लोग उनसे सीखते हो फिर वही आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं स्कूल वाले टीचर का, यानी कि मेरे जैसे इंसानों से आप लोग आकर मिलते हो, और फिर मेरे जैसे इंसान जो है वो आप लोगों को आगे रास्ता दिखाते हैं जिंदगी में सक्सेस होने का। तो कहने का मतलब है कि एक साइकिल चलती है, पर लेकिन सबसे जो बेसिक चीजें निकल कर आती है तो आती है घर से। तो जैसे व्यवहार है, कोई किसी को गाली दे रहा है तो इसका मतलब घर में गाली गलोच का माहौल है, रेस्पेक्ट दे रहा है। जिसे मैं आप लोगों को बताऊं, गांव से जिसे मैं बिलोंग करता हूं, तो वहां पे एक वो रहता है, खेतों में जब खाना लेकर जाते हैं तो वहां पर कोई रास्ते मिल जाते हैं कि बोलते हैं चाचा रोटी खा ले, ताऊ रोटी खा ले, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो वो टोकते नहीं, खाना खाते हैं कि हाँ मैं खा रहा हूं कि आप भी खा लो, लेके जा रहा हूं कि आप भी ले लो। तो रेस्पेक्ट दिखाने वाली ये बातें होती हैं। तो इस तरीके से व्यवहार कहां से आता है, घर से निकल कर आता है। तो हमेशा यार जहां से निकल कर आते हैं उनकी नींव को हमेशा अपने साथ में रखना, क्योंकि अगर ये चीजें आप लोगों के साथ में रखोगे तो एक बेहतरीन ऑफिसर बनोगे, क्योंकि आप लोग उसको समझ पाओगे कि पर्टिकुलर इंसान की प्रॉब्लम क्या है जो आपके पास में आएगा।
तो एक छोटी सी एक सलाह है, बाकी तो आप लोग समझदार हुई हो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोगों को तुक्का मारना है। तुक्का मारना है मतलब गैस करना है आप लोगों की नॉलेज के बेस पर, जो भी आप लोगों के पास में अब तक नॉलेज है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध तुक्का मारना है, पर फिर भी एक कैलकुलेटेड गैस आप लोग कर सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को सूटेबल लगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फल उगाने वाला देश कौन सा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्जी उगाने वाला देश कौन सा है। तो ये तो मैंने आप लोगों से दुनिया के बारे में पूछे, अब मैं आप लोगों से अपने देश के अंदर में आता हूँ, यानी कि हमारा प्यारा महान भारत। उसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सब्जी प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है और सबसे ज़्यादा फल उगाने वाला स्टेट कौन सा है, तो इनके नाम आप लोगों को बताने हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार आर्टिकल रहने वाला है। बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि गवर्नमेंट का मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है, उससे ये आर्टिकल उठाया गया आप लोगों के लिए। और ये आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इसके साथ में, आर्टिकल के साथ में आप लोग सिलेबस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में ये है कि देखो, जब आप लोगों ने सुना होगा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि अगर आज की डेट में आप लोग देखो, घर में कोई टीचर है और घर में कोई टीचर है और उससे पढ़ पढ़ कर लोग जो हैं आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, ठीक है। अगर उसी घर में कुछ बच्चे ऐसे हो कि वो जो बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये वही बात हो जाती है कि घर में टीचर है जो दूसरों को सक्सेस कर रहा है, पर लेकिन अपने ही घर में जो बच्चे हैं उनको पढ़ा नहीं पा रहा है, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है घर का आदमी ना जब पास में होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब है, चलिए प्राइम मिनिस्टर साहब की तो सिर्फ फैमिली नहीं है, किसी पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर उदाहरण ले लो आप लोग, जैसे सलमान खान या फिर कोई एक्टर के बारे में आप लोग बात कर लो, अक्षय कुमार हो गए, ठीक है, या फिर अमिताभ बच्चन जी हो गए, ठीक है। चलो अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी जो है हम देखते हैं तो देते हैं वाओ यार क्या बिग पर्सनैलिटी है, ठीक है, मूवी के शहंशाह उनको बोला जाता है एक तरीके से। पर लेकिन सोचो घर में जो अभिषेक बच्चन है वो किस तरीके से उनको ट्रीट करते होंगे, थोड़ा ना उनको शहंशाह आ गया मेरे पास में, अरे पापा है मेरे, यहीं तो रहते हैं, वो वाली फीलिंग आती है, ठीक है। तो वही वाली फीलिंग आप लोगों को कई जगह देखने को मिलती है। तो हम लोग जब अपने देश में कुछ उगाते हैं तो हम लोग आज की डेट में आप लोगों के पास में 2 फ्रूट रखे हैं खाने के लिए। एक तो ऐसा है जो अपने ही एरिया का है, एक ऐसा है जो विदेशों से लाए। तो आप लोग कहेंगे अपने का तो रोज खाते हैं यार, विदेश वाला दिखाना तो मजा आएगा, देखेंगे कैसा लगता है खाने में। तो ऐसी ही कुछ कंडीशन है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इवन यहाँ पर इंटरव्यू भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो नॉर्थ ईस्ट के ऐसे राज्य के नाम बताना कि जो म्यांमार के साथ में टच करते हैं, ऐसा भी यहाँ पर एक बच्चे से पूछा गया था, तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट वाला हमारा जो ये एरिया है, ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ एरिया भी माना जाता है और कई सारी यहाँ पर जो है बेसिकली फल वगैरह, एक तरीके से सब्जियाँ वगैरह उगाई जाती हैं, या फिर यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं आज की डेट में इन चीज़ों को प्रमोट करने की भी कोशिश की जा रही है। तो बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें उगाई जाती हैं, अब उन चीज़ों को क्यों ना हम लोग दुनिया में बेचना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि दुनिया में सबसे पहले जो ऑर्गेनिक स्टेट बना वो कौन सा बना, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ कौन कौन बताता है। अभी मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताऊंगा जिसके साथ में आप लोग चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे। इसके चलते अगर आप लोगों से बात करूं, सबसे पहले कुछ बातें हैं जो कि आप लोग समझ लीजिए, जिसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि हमारे देश में और दुनिया के बारे में दोनों से बातें करूंगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रूट यानी कि फल प्रोड्यूस करने वाला देश कौन सा है। तो ये आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा और दूसरे नंबर पर है इंडिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोड्यूस करने वाला देश कौन सा है, तो पहले नंबर पर है चाइना, फिर आप लोगों को इंडिया नजर आएगा। तो एक तो ये आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, यानी कि जहां सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है प्रेजेंट टाइम पर, वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। पर लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रहने वाली है नहीं। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन हम लोग इतने शानदार तरीके से बढ़ा रहे हैं कि हम लोग सबको चीरते फाड़ते आगे निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी यूएन के द्वारा, उस रिपोर्ट का नाम आप लोगों को बताना है। उसमें क्या बताया गया कि 2023 तक का हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, चाइना को बहुत पीछे छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो नहीं लेक पिछोला, तो नहीं पीछे छोड़ देंगे हम लोग तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अभी रिसेंटली ये डेटा सामने निकल कर आया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश हमारा होने वाला है बड़ी ही जल्दी, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी अगर बात करूं आप लोगों से फल फ्रूट्स के बारे में कि सबसे ज्यादा फल फ्रूट्स जो है या फिर सबसे ज्यादा वेजिटेबल जो है हमारे देश में कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ डेटा है, हालांकि डेटा जो है 2017-18 का है, तो हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे कुछ दिख सकता है, पर लेकिन मोटे मोटे तौर पर एक आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। जैसे कि
टॉप पर दे रखा है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पर आप लोगों को कर्नाटक देखने को मिलेगा। ये है फल प्रोड्यूस करने वाले, ठीक है। तो ये आप लोगों को नजर आएंगे यहाँ पर। इसी तरीके से वेजिटेबल यानी कि जो साग सब्जियां होती हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस की जाती है, जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इसी के साथ में मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो टॉप 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर जोन जोन सी चीज जो है वो सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है, उनके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। अगर इनको आप लोग समझ पाओगे तो आप लोग ये देख पाओगे कि अगर कल को क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एरिया में ये वाला फ्रूट उगाया जाता है, ठीक है, तो कैसे एरिया में कौन सा फ्रूट उगाया जाता है, तो आप लोग उससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं बोला जाए, गन्ना बोला जाए, चावल बोला जाए, तो आप लोग जब इनकी एक पर्टिकुलर जो प्रवृत्ति समझ लेते हैं कि ऐसे एरिया में उगाई जाती है, तो आप लोग उसको फिर समझ भी पाते हैं अच्छे से, ठीक है। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर और बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा और आगे चलकर आप लोगों को फायदा भी पहुंचाएगा। ये है, कई बार डिफरेंस आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, दो शब्द आते हैं, एक को बोलते हैं हॉर्टिकल्चर और एक को बोलते हैं एग्रीकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में कोई भी ऐसा छोटा एरिया लेना, उसको कवर करके जो भी हम लोग एक तरीके से फल फूल ये साग सब्जियां उगा लेते हैं, नॉर्मली इसको हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी में आप लोग रख देते हैं। पर लेकिन एग्रीकल्चर में आप लोग क्रॉप प्लस एनिमल फार्मिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जैसे आप लोग गेहूं उगा रहे हैं, ठीक है, चावल उगा रहे हैं, तो ये आप लोग इस कैटेगरी में रखेंगे जो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आते हैं, जैसे गन्ने उगाने वाली बात होगी, ठीक है। तो क्रॉप प्लस एनिमल फार्मिंग भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है एक तरीके से, जो एक ये वाला एरिया होता है। तो अभी क्या किया जाता है कि किसानों को एग्रीकल्चर प्लस हॉर्टिकल्चर देकर, अभी हमारे देश में ये था कि यार इनकी इनकम ना डबल करनी है, तो बोला गया था 2022 तक डबल करनी है, हालांकि वो हुआ नहीं, पर लेकिन पूरा मुद्दा ये था कि उनको ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ मिलना चाहिए किसानों को। जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोग एक खेत है और आप लोग उसमें गन्ने की फसल उगाते हैं, ठीक है, तो उसमें गन्ने की फसल उगाते हैं, आप लोग एक किसान है, तो आप लोग अगर घर में 2 भैंस भी बांध लें और भैंस का दूध निकालकर उसको बेचना स्टार्ट कर दें, तो कल को चलकर खुदा ना खास्ता अगर गन्ने की फसल जो है वो किसी तरीके से बर्बाद हो गई, तो अपने पास में ऑल्टरनेटिव रहेगा कि हाँ यार घर गृहस्थी तो कम से कम चलती रहेगी, भूखे नहीं मरेंगे। तो ये इस तरीके से चीजें क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और काफी फायदा भी इससे देखने को मिलता है। तो हॉर्टिकल्चर भी एक ऐसा ही ऑल्टरनेटिव है। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा एक फ्रेंड था, तो मतलब वैसे तो नॉर्मली गन्ने की खेती किया करते थे, पर लेकिन एक बार मैंने देखा कि मुझे पता नहीं वो ज़्यादा मतलब नहीं, कई घर ऐसे रहते हैं कि छुपे रुस्तम रहते हैं, बताते नहीं क्या चल रहा है। तो एक बार जा रहा था मैं अपनी सिटी में, तो वहाँ पर मिल गया, तो देखे तो क्या मतलब जो अपना ट्रैक्टर भरे जा रहा है गेंदे के फूल का। मैंने कहा भाई ये क्या है, कह रहा है कि हम ये उगाते हैं खेतों में। मैंने कहा ये क्या क्या होता है, मैंने उसके बारे में पूछा, फिर सारा तो कह रहा है गन्ने से बहुत ज़्यादा महंगा बेचा जाता है। मैंने कहा मैं तूने कभी बताया नहीं, कह रहा है कि इसलिए नहीं कि फिर ना सब मजाक उड़ाने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, तो सब अपने अपने तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, ठीक है। तो वो मुझे बड़ा डिफरेंट से लगा। मैंने कहा यार मतलब बहुत कम ऐसे एरिया है, मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं मेरे एरिया में जो इस तरीके से गेंदा की जो फूल की जो खेती कर रहे हैं, और वो डायरेक्ट वहां से दिल्ली सप्लाई करते थे उसको। मॉर्निंग में जो गांव में से एक जो नहीं एक जो मतलब कोई भी टेम्पो वगैरह या फिर जो कोई डीसीएम गाड़ी वगैरह भर के जाती है दूध वगैरह लेके, उसी में अपना अपना डाल देते थे सारा माल पानी, वहां से जा रही है, फिर आराम से अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। तो गन्ने की खेती कंपेयर में यहाँ पे ज्यादा रिटर्न आप लोगों को मिल जाता है, पर लेकिन मौसम के ऊपर बड़ी डिपेंडेंट रहती है। सोचो बारिश थोड़ी टाइट हो गई, ठीक है, कहीं थोड़े बहुत ओले वगैरह पड़ गए तो उनकी कहानी बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो ये सिचुएशन है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव सोर्स कई बार ऐसे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अभी बात करें यहाँ पर, तो ये ऑल्टरनेटिव जब हम लोग बात कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो अगर बात करें वेजिटेबल फ्रूट के बारे में या फिर टोटल हॉर्टिकल्चर के बारे में, तो ये इसका अगर आप लोग ग्राफ देखोगे तो ये बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा भी, और टोटल यहां पर इन चीजों को ऑल्टरनेटिव तरीके से देखा जा रहा है ताकि किसानों के पास में कुछ तो रहे, कल को कोई दिक्कत हो जाती है। तो यही बात की जा रही है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। नॉर्थ ईस्ट जो है वो बोला ये जा रहा है कि अभी यहां पर कुछ पड़ोसी देशों के साथ में हमारे नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर टच होते हैं, तो क्यों ना उन पड़ोसी देशों को भुखमरी मिटाई जाए, उनको फल फ्रूट साग सब्जी खिलाई जाए। तो इस तरीके से जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ऊपर तिब्बत वाला रीजन हो गया, इधर आप लोगों को भूटान देखने को मिलेगा, यहाँ पर नेपाल देखने को मिलेगा। तो इनको अगर हम लोग अपना माल पानी सप्लाई करना स्टार्ट कर दे तो आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि इनको तो खाना पीना मिल जाएगा अपना, और आप उन लोगों को अपना क्या हो जाएगा, हम लोगों को अपने जो है बेसिकली अपने किसानों के लिए एक अच्छी खासी इनकम मिल जाएगी। तो ये तरीका है यहाँ पर जो हमारे कंट्री में अभी किसानों को इस पर्टिकुलर मुद्दे पर सपोर्ट किया जा रहा है। तो इससे यहाँ पर आप लोगों को हमारी कंट्री में अगर हम लोग ये काम करना चाहते हैं तो फॉरेन लेवल पर हम लोग चीजें एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं जब एक्सपोर्ट करते हैं तो खासकर अच्छी खासी अर्निंग होती है, वो भी डॉलर में। हालांकि अब तो रुपये में व्यापार करना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हमारे आरबीआई ने बड़ी ही शानदार गाइडलाइन दी है, बोले आप डॉलर पोलर के चक्कर में नहीं पड़ने का, डॉलर ने बर्बाद कर दिया,
रुपी डॉलर के कंपेयर में 80 के करीब पहुंच गया है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है इकोनॉमी के लिए, वो भी उस देश के लिए जो मैक्सिमम चीजें खरीद कर लेकर आते हैं, यानी कि इंपोर्ट कर लेकर आते हैं। जो बेचते हैं उसके लिए तो सही है, पर लेकिन खरीदने वालों के लिए तो बर्बादी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि खासकर जो वो देश जो कि यूएसए से चिढ़ते हैं, जैसे कि चाइना हो गया, ईरान हो गया, रसिया हो गया, उधर आप लोग देख लो वेनेजुला हो गया, जिसकी भी बनती नहीं है अभी यहाँ पर यूएसए के साथ में। और वेनेजुला तो अभी ये भी बोला था कि भाई साहब मुझे तो ब्रिक का भी पार्ट बना लो। वेनेजुला और ईरान जो है वो रिक्वेस्ट डाल चुके हैं कि मुझे ब्रिक का पार्ट बना लो। हालांकि बोला तो पाकिस्तान के द्वारा भी गया था, पर लेकिन हमको वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो हम लोगों ने मना कर दिया। ठीक है, अब हॉर्टिकल्चर का कितना बड़ा एरिया हम लोग अपने एरिया में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है अगर उसके बारे में आप लोग बात करते हैं, तो मैंने देखा अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे फिर वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। तो कम से कम आप लोग ये 5-6 राज्य टॉप के याद रखिएगा। और अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं तो बड़ा ही प्यारा सा आप लोगों से इंटरव्यू वाला जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर में मान लीजिए आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायरेक्ट इंटरव्यू में कि बताओ तो सही कि हॉर्टिकल्चर में उत्तर प्रदेश की पोजीशन कौन सी है और कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो हॉर्टिकल्चर के अंदर कवर किए जाते हैं, तो ये वाली सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो रिवोल्यूशन है उसका नाम आप लोग बताओ। ठीक है, कि हॉर्टिकल्चर का जो रिवोल्यूशन है तो उसको क्या बोलते हैं। याद होगा मैंने आप लोगों को सारे रिवोल्यूशन पढ़ाए थे, तो उसको गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं। आज ही मैंने शायद स्लाइड लगाई थी, एक मिनट, हाँ ये रही। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर ये इसको गोल्डन रिवोल्यूशन बोलते हैं जब हॉर्टिकल्चर फ्रूट वगैरह या फिर हनी प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। तो सारे के सारे रिवोल्यूशन यहाँ पर लगा दिए हैं। इनसे डायरेक्ट स्टेट पीसेस के अंदर भी आप लोगों से कई बार चीजें देखने को मिलती है। और वैसे भी याद रख लो इंटरेस्टिंग चीजें यार, ब्लू रिवोल्यूशन फिश के बारे में, ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर के बारे में घर पे पूछ लिया करो 2-4 बार, तो मम्मी पापा से आपने डिस्कस कर लिया बैठ के भाई बहन से, अच्छा बता पिंक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें इंटरेस्टिंग से छोटे छोटे से क्वेश्चन तैयार हो जाता है आप लोग के। तो ये तरीका यहाँ पर ढूंढा जा रहा है कि इन चीजों के ऊपर फोकस देकर चला जाए। तो नॉर्थ ईस्ट से हम लोग कहाँ कहाँ पर बेच सकते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो हम लोग यहाँ पर आसपास वाले एरिया चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन एरिया को हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके चलते काफी सिग्निफिकेंस एक्सपोर्ट हमारा देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट हमारा हो जाता है तो हमारी कंट्री के जो ये राज्य हैं खासकर नॉर्थ ईस्ट के, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे राज्यों की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो यहाँ पर इकोनॉमी बढ़ेगी तो यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, तो यहाँ पर इनके पास में अच्छा खासा रेवेन्यू आएगा, तो लोगों को इंप्लॉयमेंट देने का भी एक अच्छा खासा साधन बढ़ेगा। और फिलहाल आप लोगों को बता दूं, हमारी कंट्री से आसपास वाले रीजन में क्या, यूरोप में भी जब से हम लोगों ने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया है, तो यूरोप के बहुत सारे हमारे पास में ऑर्डर आ रहे हैं कि भाई साहब हमको भी याद रखना। मैंने कहा हम तो नहीं याद रखने के। उस टाइम पर जब हम लोग बोलते थे हमारा सामान खरीद लो, तुम लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ पर तो बड़े गलत तरीके से खेती की जाती है, उसमें तो हम लोग उल्टी सीधी चीजें मिलाते हैं, मतलब हम तुमको भांग मिलाकर पिला रहे हैं उसमें। अरे अच्छा खासा खाना दे रहे, खा लो अपने, मतलब वही है अपने अपने नाक नुक्से निकालने हैं। तो अभी फिलहाल इनको वो चीज़ समझ में आ गई है। अब जब से यहाँ पर यूक्रेन रशिया की लड़ाई हुई है तब से तो और हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया से, कह रहे हैं भाई हाथ जोड़ते हैं, देखो रशिया ने वैसे ही हमारा हुक्का पानी बंद करा दिया है, कम से कम तुम तो ध्यान रख लो। तो इसके चलते हमारी कंट्री जो है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के ऊपर फोकस कर रही है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसमें ऑर्गेनिक चीजें हम लोग को प्रोवाइड करानी है। पर लेकिन देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहने लगूं किसी को आप लोगों को जाकर पढ़ाना है, तो ऐसे तो आप लोग पढ़ाने नहीं लगोगे, आप लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर चीजों को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पर कई सारी और भी चीजें यहाँ पर, जैसे कि लोकल ब्रांड, एक लोकल ब्रांडिंग की जा रही है, जैसे कि ये पर्टिकुलर इस ब्रांडिंग का प्रोडक्ट है, तो उससे क्या रहता है कि ये कम से कम गारंटी तो दे सकते हैं ये वाली ब्रांडिंग है कि हाँ ये सही काम करेगी। तो वो चीजें हैं यहाँ पर, और इनको सबको काम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, उसको बोलते हैं APEDA। मतलब क्या है इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बनाई गई थी 1986 में। बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ये कुछ चीजें इसके बारे में जो कि यहाँ पर क्या क्या फूड आइटम है उनको कैसे लेकर चलना है। इसी के साथ में जो GI यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोलूं तो भौगोलिक संकेतक, तो उन प्रोडक्ट को भी यहाँ पर कैसे हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस देती है। ट्रेड का ढांचा कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर कैसे फोकस कर सकते हैं। मार्केट में कैसे चीजें पहुंचाई जा सकती है। देखिए मान लीजिए आप लोगों के पास में कुछ ऐसा सामान है जो आप लोग मार्केट में बेचना चाहते हैं, ठीक है, पर लेकिन आप लोग जिस एरिया में रहते हैं वहां से मार्केट बड़ी दूर है, तो आप लोग किसी को पकड़ोगे कि भाई साहब तू मार्केट जा रहा है, जैसे मैंने बताया भी गेंदे के फूल लेकर ट्रक डेली दिल्ली जाया करता था, ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे ये कंडीशन हो गई कि जो मतलब जो लोकल एरिया है जो कि हमारा, ठीक है, वहां से दिल्ली जो है अच्छी खासी डिस्टेंस पे पड़ता है, यानी कि एक तरीके से
आप लोग अब अंदाजा लगाने लगोगे, ठीक है। जिसे कई सारे पूछते हैं, सर कहाँ से आते हो आप लोग, उत्तर प्रदेश से आते हो, राजस्थान से आते हो, हरियाणा से आते हो, मध्य प्रदेश से आते हो। अरे भाई साहब इंडिया से आता हूँ, ठीक है, मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, ठीक है। तो ऐसे मत डिवाइड किया करो। वैसे कई बार मैं बातों में कुछ ऐसी बातें बोल जाता हूँ कि कई सारे ना गैस करने बैठ जाते हैं, और कई सारे तो तार तुक्के मार मुक्के मारते हैं दबाकर, ठीक है। चलिए जो भी है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल पढ़ाई पर फोकस देते हैं, ठीक है। तो ये काफी एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक कनेक्टिविटी जब बन जाती है तो आसानी से सामान पहुंच जाता है, और फिर उसका फायदा भी देखने को मिलता है जो लोकल एरिया के किसान है उनके लिए। तो ये था पूरा एक शानदार तरीके से टॉपिक, जो कि मैंने कई सारी बातें आप लोगों को बता दी यहाँ पर। अभी क्वेश्चन होंगे तो इससे पता चलेगा कैसे आप लोगों ने सुना है या फिर इधर उधर ध्यान था। तेरा ध्यान किधर है होने कहते कौन सा गाना था वो, तुम्हारा ध्यान किधर है कि तेरा जो भी डैश डैश इधर है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये कैसी बॉडी है। बोला गया है संवैधानिक बॉडी है, बोला गया है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बोला गया है स्टैट्यूटरी बॉडी है, बोला गया एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये कैसी बॉडी है, आप लोगों को बता दूं, संवैधानिक बॉडी कौन सी बॉडी होती है, जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है, भले ही कोई आर्टिकल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले संविधान में नहीं थी, बाद में ऐड हो गई, जैसे कि पंचायती राज सिस्टम पहले तो नहीं था, पर लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ऐड कर दिया, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो संविधान में उसके बारे में कुछ ना कुछ मेंशन होना चाहिए, वो संवैधानिक बॉडी हो जाती है। एक होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान में इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो इसको आप लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि गैर संवैधानिक बॉडी बोल देते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाई गई जो बॉडी होती है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर कानून पास करके यहां पर बनाई। तो यहां पर ये पार्लियामेंट में एपिडा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1986 में, इसको बनाया गया, तो इसके चलते यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई यहां पर। तो ऐसे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बोलते हो कहां से बन गए, तो भाई साहब यहां से बन गए। थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे ना तो क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ठीक है, बस थोड़ा सा एंजॉय करके आप लोग चीजों को सुनो, ओके। आगे बात की जा रही है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया के बारे में। बोला गया सेंट्रल सेक्टर एक स्कीम है यहाँ पर ये, ठीक है। दूसरा बोला गया लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। तीसरा बोला गया इंप्लीमेंट की जाती है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। तो यहां पर अगर आप लोगों से बातें करूं तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया ताकि आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सको, और सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप लोगों ने इसको कभी पढ़ा भी नहीं है तो सबका आंसर आप लोगों को मिल जाए। जैसे कि आंसर इसका डी हो गया, यानी कि यहां पर सबसे पहले बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा पे करती है, स्टेट गवर्नमेंट को कहती है बस तुम एंजॉय करो, इसको इंप्लीमेंट कर लो और तुमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सारा खर्चा जो है हम उठाएंगे, मैंने कहते चल भाई तू पार्टी करने चल, सारा खर्चा मेरा, ठीक है। तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सारे एरिया में आप लोग देखते हैं इसको इंप्लीमेंट कर भी रहे हैं। तो यहां पर ये कैसी होगी, सेंट्रल सेक्टर होगी, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल स्टेट है वो यहां पर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर डी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करो कि मजा आ जाए। ऐसे पढ़ो यार, अगर किसी को पढ़ा भी दो, ठीक है, वो वाला मुद्दा होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि बस पता चल गया, आप सुन लिया और पता भी नहीं चल रहा है क्या सुन लिया। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो किसी को पढ़ा भी दो, तब आए मजा पढ़ने में, उसको कहते हैं पढ़ाई, ठीक है। और फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक डिसलाइक करके बता सकते हो, 1 सेकंड लगती है यार। जो भी आप लोगों के लिए मेहनत कर जो लेक्चर तैयार किया था उसका बस एक फीडबैक मांगता हूं आप लोगों से, जो कि आप लोगों की ड्यूटी भी बनती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट है, आप लोगों को एजुकेशन मिल रही है, पर लेकिन आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप लोगों को फीडबैक देना है, और वो क्या है, लाइक डिसलाइक कमेंट कर भी आप लोग बता सकते हैं कि कैसा फीडबैक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाइक ही करना है, डिसलाइक करो आराम से, पसंद नहीं आ रही है तो बताओ क्यों पसंद नहीं आ रही है, उसको इंप्रूव करेंगे। यही तो जिंदगी है, अपने आप को इंप्रूव करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ओके। मजाक में टॉपिक पढ़ा दूंगा एक अलग बात है, पर लेकिन भाई साहब गंभीर मुद्दा है सोचने वाला। मतलब सोचो किसी देश के अंदर में जो बुजुर्गों की पॉपुलेशन है, यानी कि जो ओल्ड पर्सन है उनकी संख्या ज्यादा हो जाए जो यंग पर्सन है उसके कंपेयर में, यानी कि बूढ़े हमारे देश में ज्यादा लोग दिखने लगे और जो यंग जो पर्सन है वो कम दिखने लगे, यानी कि जापान जैसी कंडीशन हमारे देश में होने लगे, तो कैसी सिचुएशन लगेगी। और ऐसा हो रहा है या फिर आने वाले टाइम पर होने वाला है। क्या सही सुना? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ऐसा क्या बोल रहे हो सर? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं यार, हमारी कंट्री में कुछ ऐसे राज्य हैं जो काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और वो अपनी जो जनसंख्या है उसको स्टेबलाइज करते हुए जा रहे हैं काफी लंबे समय से। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जो पढ़ लिख लेते हैं वो बोलते हैं भाई साहब बच्चे 2 ही अच्छे, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जब ऐसी कंडीशन आती है तो फिर क्या होता है, फिर यहां पर ये होता है कि जो लोग ऑलरेडी हैं उनकी तो उम्र बढ़ती जा रही है और जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाली जनरेशन है वो कम पैदा होती जा रही है। तो इसलिए बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होती जा रही है और जो यंग जनरेशन है वो कम होती जा रही है।
तो केरला, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में यह माना जा रहा है कि ज्यादा बुजुर्ग लोग हो जाएंगे एज कंपेयर टू यूथ 2036 तक का। ये एक ऐसे आंकड़े लगाए जा रहे हैं जो कि अपने ही आप में खतरनाक आंकड़े आप लोग बोल सकते हो। ऐसी ऐसी रिपोर्टें निकल कर आ रही हैं। अभी तो पता चला था कि हम लोग 2023 में चाइना को पीछे छोड़कर आगे निकलने वाले हैं। दूसरी साइड में हमारी पॉपुलेशन जो है बुजुर्ग भी होती जा रही है। इसीलिए मैंने आप लोगों को जब वो आर्टिकल पढ़ाया था, मैंने डिटेल में आप लोगों को ये बताया था कि स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की डेट में। अगर स्किल डेवलपमेंट हम लोग नहीं करेंगे तो ये जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना, कल को यही जो ग्रोथ जब इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा और फिर ये जब काम नहीं होगा तो आगे चलकर इसे 36 तक बूढ़े हो जाए, ठीक है, बहुत सारे लोग, तो फिर कंडीशन सोचो आप लोग क्या होगा। ठीक है, तो आज की डेट में जिसकी एज जो है वो 30 साल हो रखी है और उसको बात करें जो वो 36 में वहां पर पहुंचेंगे, 2036 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि आज से लगभग 14 साल बाद, तो उस टाइम पर आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 44 साल के होंगे। तो उसमें और कुछ जोड़ लो थोड़ा सा तो समझ सकते हैं कितनी सारी पॉपुलेशन जो है वो बुजुर्ग हो जाएगी। तो इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर जीएस पेपर 2 के अंदर, आप लोग कवर कर सकते हो। अभी यहाँ पर बात की जा रही है डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में, यानी कि कैसी एरिया में किस तरीके से कैसी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में। और अभी जो आंकड़ा लगाया जा रहा है, सबसे ज्यादा पॉपुलस कौन से राज्य में तो आप लोगों को पता है, जैसे कि हमारी कंट्री में राज्य हो गए बिहार और उत्तर प्रदेश, काफी लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो बोला जा रहा है कि यहां पर जो पॉपुलेशन है फिर भी आप लोगों को यंग नजर आती है। और ये जो डेटा प्रस्तुत किया गया है इसका याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट यूथ इन इंडिया 2022, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा यहां पर यह प्रस्तुत किया गया है। कौन है इसके मिनिस्टर वो आप लोग बता दो, मुझे भी याद हो जाएगा, मेरे भी माइंड से निकल गया यार, कुछ तो मुझे भी पढ़ा दिया करो, सारी चीजें मैं ही पढ़ाऊं चलो इतना मैं पढ़ा रहा हूं, आज आप पढ़ाओ, मुझे बताओ इसके मिनिस्टर कौन है। अभी यहां पर इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेंगे। बोला यह गया कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नाम है परसेंटेज ऑफ यूथ इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होगी, तो ये बात की जा रही है। बिहार के अंदर में अभी 28% यहां पर यूथ है, 2031 तक 27 होगा और फिर यहां पर 25 होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर में 2000 यहां पर अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर में 25 है, 21 होगा, 19 होगा। केरला के अंदर में 22 है, अभी फिलहाल 20 होगा, 19 होगा। मध्य प्रदेश के अंदर 27 है, 25 होगा, 24 होगा। यानी कि जैसे जैसे यहां पर ये संख्या ऐसे बढ़ती जा रही है, यानी कि 21 से 31 और 31 से 36, तो यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो यंग जनरेशन है उनकी संख्या घटती हुई जा रही है। मतलब कि लोग आने वाले टाइम में बच्चे पैदा कम कर रहे हैं और बच्चे पैदा कम करने की वजह से जो लोग अभी फिलहाल के टाइम पर हैं वो बुजुर्ग होते जा रहे हैं। और वो जब बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं तो एक टाइम सबका है, सबको एक दिन जाना है, कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ पर नस्वर है आकर बस गया है कि वो कभी नहीं जाएगा। आपका भी टाइम है, मेरा भी टाइम है, हमारे मम्मी पापा का भी टाइम है, हमारे बाबा दादा का भी टाइम था। जैसे मैंने कभी अपनी दादी जी का चेहरा नहीं देखा, ठीक है, बाबा जी का देखा, तो बाबा जी जब मैं अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था उस टाइम पर बाबा जी एक्सपायर हो गए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक टाइम पर सबको जाना है, हमारे मम्मी पापा को भी जाना है, हमको भी जाना है एक दिन। तो पर लेकिन जो ये एक जर्नी रहती है ना यार, ये जो लाइफ रहती है हमारी, इसको प्रोडक्टिव बनाना है। एक लाइफ मिली है उसको एंजॉय करके जाना है, मतलब अपनी अच्छे से एंजॉय करनी है लाइफ को। तो ये जो एंजॉयमेंट के साथ साथ में हम लोग को अपने देश को भी आगे लेकर चलना है, क्योंकि अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन अच्छा करेंगे, हम लोग अगर सक्सेस हो गए तो इनडायरेक्ट वे में देश को फायदा हो गया ना, तो अपना फायदा देश का फायदा हो जाएगा एक तरीके से, हमको जो मिल गई तो देश को एक तरीके से फायदा हो गया, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो गया। तो ये जरूरी है कि यंग जनरेशन को स्किल डेवलपमेंट दिया जाए, वरना फिर आगे चलकर बहुत बड़ा बर्डन देश के ऊपर पड़ता है, जो कि गलत है। परिवार के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है, देश के ऊपर भी पड़ता है। ये एक काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर डेटा आप लोगों के सामने है, जो कि आप लोगों को कुछ और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में फायदा मिलेगा। यानी कि पहले जो पॉपुलेशन थी ये 222 मिलियन 1991 में 222 मिलियन थी, ये बढ़कर 333 मिलियन हो गई 2011 में। फिर अभी यहां पर ये 371 मिलियन हो गई 2021 में, और अब यहां से जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, 371 से 345 मिलियन होगी 2036 में। तो आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। आप लोग बोल रहे हो कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसी क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, आप खुद ही देख लो, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। कोरोना ने आधे से ज्यादा पब्लिक को लुढ़का डाला, ठीक है, इतनी सारी बीमारी आज के में आप लोगों को देखने को मिल रही है। लोगों का हेल्थ जो है वो सबसे बड़ा इशू बन गया है। मैं आप लोगों को सजेशन दूं, हालांकि बोलना ही अच्छा नहीं है, पर लेकिन आने वाले टाइम में ना मेडिकल फील्ड में कैरियर ना सबसे बेस्ट रहने वाला है। जिस तरीके हमारा रहना सहना खाना पीना है ना, रियलिटी में मानो आने वाले टाइम में बच्चों को डॉक्टर बना दो तो भाई साहब अच्छी जिंदगी कटेगी उनकी, बोलेंगे आज पूरी जिंदगी हाँ हमारे मम्मी पापा ने क्या सजेशन दिया था हम लोगों को। क्योंकि जैसी चीजें चल रही है ना उसके बेस पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस तरीका हमारा रहना सहना खाना पीना हो गया,
अभी अगर जाओगे ना आप लोग कहीं पर किसी मॉल में जाओ, बाहर कहीं पर देखो भाई साहब इतनी बुरी भीड़ लगी रहती है, सब क्या क्या खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर चाउमीन ये सारी चीजों पे, और टूट रहे हैं भाई साहब, लाइन लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कुछ अच्छी चीज मिल रही होगी यहाँ पर, इसलिए नॉर्मली लोग लाइन किस लिए लगाते हैं कि कोई अच्छी चीज मिल रही होगी, और जाकर देखो तो क्या मिल रहा है, तो वो वाली खतरनाक चीज है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जनरेशन किधर जा रही है और किस तरीके से चीजों को हम लोग को लेकर चल रहे हैं। तो यही डेटा यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। जो रिपोर्ट है उसमें यही बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर हमारी कंट्री की डाउनग्रेड होने वाली है पॉपुलेशन, ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। और सिनेरियो में क्या क्या इंपैक्ट है, जो पढ़े लिखे राज्य हैं सबसे ज्यादा उनके ऊपर आप लोगों को इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बिहार उत्तर प्रदेश एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पर, अभी यूथ पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है 2021 तक, फिर उसके बाद में यहाँ पर डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी। अभी बात करें जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान है, ये अभी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अभी यूथ पॉपुलेशन काफी अच्छी खासी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर अच्छी खासी यूथ पॉपुलेशन है, पर लेकिन आने वाले टाइम में यही यूथ जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए काम करने वाले लोग भी आप लोगों को कम मिलेंगे। ऐसे ऐसे भी राज्य हैं, आप लोगों को पता है हमारे देश से बहुत सारे लोग बाहर काम करने जाते हैं, इसीलिए हमारे देश में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस वही है जब हमारे देश बाहर जाकर काम करते हैं, लोग अपने देश में पैसा भेजते हैं, तो वो रेमिटेंस हमारे देश में आता है। तो उसी के बेस पर हमारे देश में जो है काफी सारा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। पर लेकिन सोचो वो यूथ ही जो कम होता चला जाएगा तो क्या क्या कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो इसके चलते कंडीशन खराब होती है। पर लेकिन एक और मुद्दा है यहाँ पर कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अगर बात करें उसके बारे में 2020 से अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर पहले यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था, अब थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया यहाँ पर, क्योंकि कोविड-19 ने भी काफी सारी इंपैक्ट डाली है। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यूथ अनएम्प्लॉयड कहाँ कहाँ किस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिखाया गया अलग अलग राज्य का, तो एक हल्का सा डेटा है आप लोगों के सामने कि कितने सारे यूथ कहाँ कहाँ पर अनएम्प्लॉयड आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये काफी बड़ी दुर्घटना है, एक दुर्दशा आप लोग बोल सकते हो आज के डेट में, जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। कई सारी हालांकि स्कीम है, अगर बात करूं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसी के साथ में प्राइम मिनिस्टर की जो स्कीम है फॉर मॉनिटरिंग यूथ जो ऑथर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन, ये सारी बहुत सारी स्कीमें हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। पर लेकिन रियलिटी में जो इंपैक्ट एक दिखना चाहिए था यूथ पॉपुलेशन के ऊपर, वो आप लोग फिर भी बोल सकते हो कि यार उस लेवल का नहीं नजर आ रहा जैसे होना चाहिए था, ठीक है। अभी क्या क्या हमारा फोकस है, जैसे कि अभी फिलहाल के टाइम पर कई सारे प्रायोरिटी एरिया हमारे हो चुके हैं, जिसके चलते हम लोग चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रायोरिटी एरिया क्या क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इनके, जैसे कि प्रायोरिटी एरिया क्या क्या है, हम सबसे पहले एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट रहेगा, स्किल डेवलपमेंट रहेगा, तो बिजनेसमैन भी निकल कर आएंगे। तो प्रोडक्टिव वर्क फोर्स क्रिएट करना, हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, हेल्थी लाइफ स्टाइल क्रिएट करना, कई सारी स्कीम चला रखी है, जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, एक तरीके से हम लोग स्किल इंडिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फिट इंडिया के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए अच्छे लेवल पर, तो हम लोगों को देखिए आज की डेट में एक बच्चा ऐसा है जिसके परिवार वालों ने उसको सिखाया कि बेटा कहीं पर किसी का पर्स या पैसा गिरा हुआ मिल जाए तो उसको दे देना चाहिए। पराया पैसा, पराया पर्स, पराया एक तरीके से नहीं कहते, पराया पैसा और पराई स्त्री पर कभी किसी की नजर नहीं, अपनी नजर नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। वो सबसे घटिया किस्म का इंसान होता है जो ऐसी हरकतें करता है, उन्हें किसी की और की मेहनत पर अपनी नजर डाले कि उसने कैसे कमा लिया, उसको किसी तरह मेरे पास में आ जाए। यार कैसे संभाल पाओगे? मूवी देखना आप लोग रॉकेट सिंह, आप लोग समझ जाओगे। वो कंपनी उसकी खरीद लेता है, उसके बाद में वो कंपनी उसको रिटर्न करके जाता है। वन ऑफ द मतलब एक बेहतरीन मूवी आप लोग बोल सकते हो जो रॉकेट सिंह, जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी मूवी लगी थी। किस ने देखी आप लोग बताएगा जरूर। तो यहाँ पर एक तरीके से वही बातें तो बात की जा रही है कि कैसे आप लोग पॉलिटिक्स और गवर्नेंस और यूथ को एंगेज कर सकते हो, तो ये जरूरी है। तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए यंग जनरेशन का। आज के में लगे कहां पर है, पबजी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से गेम खेल रहे हैं। और इतनी बुरी कंडीशन हो गई है आज के डेट में यूथ की कई जगह तो कि वो क्या कर रहे हैं भाई साहब, मतलब अपने घर वाले अगर उनको रोक रहे हैं तो उनको गोली तक मार दे रहे हैं। अभी देखा आप लोगों ने यहाँ पर एक लड़के ने अपनी माँ की डेथ एक मतलब जान ले ली। तो ऐसी भी चीजें हैं, तो इसलिए एक सही गाइडेंस होना जरूरी है। तो सपोर्ट करना यूथ को ताकि यहाँ पर अच्छे लेवल पर अपॉर्चुनिटी मिल सके यहाँ पर, तो उसके चलते इंक्लूड करना, सोशल जस्टिस, वो सारी बातें। तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि किन किन एरिया पर हम लोग काम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। तो काफी एक अच्छा आर्टिकल था और इसके चलते चलते आप लोग वो भी रिवाइज कर लेना। अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था जिसमें पॉपुलेशन के बारे में बात की थी, 2023 तक चाइना को पीछे छोड़ देंगे। इसी के साथ में हम लोगों ने बातें की थी कि यहाँ पर जो दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन हो जाएगी। कब तक हो जाएगी बताइए जरा। तो ये सारी बातें मैंने डिस्कस की थी, किन किन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है। रिविजन करते रहो यार, ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आप लोगों को काफी फायदा एग्जाम में देखने को मिलेगा अगर चीजों को रिवाइज करते हुए चलोगे, ठीक है।
क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, देखता हूं कितने अच्छे से कितने अच्छे से सुना है या फिर मजे कर रहे थे। बात की जा रही है कौन से ऐसे स्टेट है जिनकी पॉपुलेशन जो है वो अभी आने वाले टाइम में यहाँ पर हायर है, बुजुर्ग की हो जाएगी एज कंपेयर टू यूथ, यानी कि बुजुर्ग लोग ज्यादा रहेंगे जो यंग जनरेशन से, ये बोला गया है। तो ये आप लोगों को बताना है सही इसका क्या बेसिकली आंसर है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है और एक्सट्रीमली सॉरी यार, ये साइड में हिंदी का लगा हुआ है, इसको बेसिकली मैं चेंज करना भूल गया, तो इसको आप लोग थोड़ा सा मतलब ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसी ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां, तो मतलब चलो इसको जब पीपीटी आप लोग देखोगे तो उसमें आप लोगों को सही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लेना। कई बार हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं कि सर इसको भूल जाते हो यार चीज़ें रहती है ना तो थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, इतनी सारी पीपीटी रहती है तो हल्का फुल्का सा कभी कभी एडजस्ट कर लिया करो चांद में भी दाग है, ठीक है, पर बता दिया करो जहाँ भी गलती हुआ करे ताकि उसको इंप्रूव कर लिया करें, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को देनी है। तो यहाँ पर केरला, बिहार, इसी के साथ में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तो सही आंसर क्या होगा? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश और बिहार तो भैया हमारे लाल है यहाँ पर, ठीक है, जियो मेरे लाल, तो केरला और तमिलनाडु हो गया। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। तो काफी डिटेल में मैंने ये चीजें कवर कराई अभी आप लोगों के लिए, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, बात की जा रही है प्रायोरिटी एरिया कौन से हैं नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 की, उसमें एंटरप्रेन्योर बनाना, सोशल जस्टिस, एजुकेशन या फिर यहाँ पर लाइफ स्टाइल के ऊपर फोकस देना। तो सारी तो कवर करा दी यहाँ पर, सारी की सारी तो चीजें हैं यही वाली यहाँ पर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा? इसका आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो इस तरीके से बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बन जाते हैं यार आप लोगों के सामने, अगर अच्छे से आप लोग चीजों को कवर करोगे तो डाउट नहीं रहेगा। तो बेसिक चीजें ये होती है कि अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो, ठीक है। और आप में से कितने ऐसे हैं जो कि अब एक्सरसाइज कर रहे हैं? कई सारों ने प्रॉमिस किया था कि सर योगा डे से हम लोगों ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हो, टाइम पर उठ रहे हो, हाँ या ना, ठीक है। तो ये जरूर होना चाहिए यार, अगर ये नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लाइफ में अपनी जिंदगी है, अपनी लाइफ है, अपनी चीजें हैं, अपने पर भी फोकस ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? यानी कि जो अपने आप को नहीं सुधार पा रहा है और को क्या सुधारेगा? तो इसलिए कहते हैं कि शर्मा जी पहले अपनी पेटी टाइट कर लो, उसके बाद में तो दूसरों को संभालोगे। तो पहले अपने आप को जब आप लोग एक अच्छे आज के लिए मान लो आप लोग किसी की हेल्प करनी है, अभी मैं कई सारे बच्चों को जैसे किताब देता हूं, जब मेरे पास में थोड़ा बहुत जैसे एक्स्ट्रा पैसा होता है तो यहाँ पर तो किताब देता हूँ। वो कैसे दे पाता हूँ? ऐसे दे पाता हूँ क्योंकि मेरे पास में पैसा रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर नहीं होगा तो कैसे दे पाऊंगा? पर इतना भी नहीं है कि मैं सबको बांटने लग जाऊँ, क्योंकि इतना भी नहीं है कि मैं धन्नड़ सेठ हो गया। और हाँ, इसके ऊपर एक छोटी सी बात और याद आ गई ये हालांकि एक्स्ट्रा बात है। अभी ना कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आज के डेट में इधर उधर क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और अच्छा खासा पैसा पे करते हैं। उसके द्वारा लगभग 1 लाख का लगभग 1.5 लाख के करीब रुपया दिया गया, जो एक पर्टिकुलर कोचिंग में 1.5 लाख रुपए देने के बाद में कह रहा है कि सर यहाँ पर क्लासेस चलना स्टार्ट हो गई है, पर लेकिन फिर भी जो है मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा कैसे सेटिस्फेक्शन यार? कह रहे सर जो गाइडेंस मिलता है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और बिल्कुल आपके लेक्चर सुन रखे हैं, मतलब इसलिए चीजें समझ में आती है, वरना बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ा के निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे बोला है कि सर आप बच्चों को किताबें भी देते हो तो आप मुझे अकाउंट नंबर दे दो, मैं आपको हर महीने 8,000 रुपये दिया करूंगा, आप बस मुझे गाइड कर देना, ठीक है। तो मतलब देखो, मतलब कमजोरी समझ रहे हैं कि मैं बच्चों को किताबें देता हूं, तो सर वो एक तरीके से उनको किताबें दे देना आप, मतलब एक हेल्प हो जाएगी, तो मैं इस तरीके से पैसे दे देता हूँ, समझ रहे आप लोग। तो ये कंडीशन भी है। तो मतलब 1.5 लाख रुपये वहां पे खर्च करने के बाद में बच्चा जो है वो 8,000 रुपये मुझे देने के लिए तैयार है हर महीने, कि मैं उसको गाइड कर दूं कि वो जो है कैसे अपनी चीजों को आगे लेकर चले सही तरीके से। तो ये ऐसी ऐसी कंडीशन, मतलब मैं देखकर वैसे वास्तव में सरप्राइज था यार, मतलब कि इतने पैसे देने के बाद भी अगर एक गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो फिर वो इशू देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये काफी बड़ी दिक्कतें रहती है यहाँ पर, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग होती है, 400 500 बच्चे जाकर बैठ रहे हैं, एक इंडिविजुअल बच्चा उस पर क्या ही फोकस रहता है वहां पर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉर्मली निकल कर आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे भी इशू हैं जो कि मतलब एक तो मुझे ये लगा बुरा कि इतना पैसे देने के बाद में, दूसरी मुझे लगी आप लोग मेरी कमजोरी समझने लगे हो, ठीक है। मुझे ये नहीं बोला कि मैं दे दूंगा, कि सर आपकी बच्चों की किताब, मतलब बड़ी सिस्टमेटिक में उसने मेल लिखा था, फिर बोला कि सर शेयर मत करना, तो वरना मेरा मन था शेयर करने का। कह रहे कि सर इस तरीके से कि मतलब कि दूसरों की किताबें देते हो तो सर आपकी हेल्प भी हो जाएगी और सर मेरी भी हेल्प हो जाएगी मैंने कहा अरे बता देना यार, वैसी हो जाएगी वो तो, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे चलता हूँ, फीडबैक जरूर देना कैसा लगा है टॉपिक। अभी यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डाउन टू अर्थ मैगजीन का आर्टिकल है, बहुत सारे शानदार आर्टिकल इसके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? बेसिकली पोल्यूशन के बारे में, क्योंकि अभी यहाँ पर दिल्ली वाले एरिया को फेज आउट करने की बात की जा रही है, कोयले से रिलेटेड बातें, कि कोयले को कैसे फेज आउट करना है, यहाँ से कोयले को कैसे हटाना है, ठीक है। ये एक तो ये आर्टिकल आप लोगों का देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में एक एयर पोल्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल भी है आप लोगों का, जो कि मैं बात करूंगा।
ये यहाँ पर ये बात करता है कि कैसे यहाँ पर एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ हुई है। अभी एक रिपोर्ट भी यहाँ पर पब्लिश की गई थी, तो ये भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोनों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक तरीके से आप लोग कई सारी बातें यहाँ पर जानने को मिलेगी। अभी हुआ क्या है यहाँ पर, अगर इसके बारे में बात करूं पहले आप लोगों से, तो वायु की जो गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जिसे CAQM बोला गया, 1 जनवरी 2023 से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी के आसपास वाले रीजन में बोला गया कि जो कोयला है, कोयले को फेज आउट करना है, यानी कि कोयले को हटाना है। यानी कि कोयला जो यहाँ पर यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसको हटाना है। क्योंकि कोयले से जो खतरनाक लेवल का पोल्यूशन निकलता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। वो भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा, कैसे कैसे क्या क्या इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, जब आप लोगों से बात करें यहाँ पर फंडामेंटल राइट के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पार्ट 3 के अंडर में फंडामेंटल राइट है, जिनको मौलिक अधिकार बोलते हैं, और ये आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। इसके अंदर में एक आर्टिकल है बड़ा ही प्यारा सा, जो आर्टिकल 21 है, और ये बात करते हैं राइट टू लाइफ के बारे में। राइट टू लाइफ के बारे में ये बात करता है, और इसी के चलते पोल्यूशन अगर कहीं पर है तो राइट टू लाइफ का हनन आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए पोल्यूशन को कंट्रोल करना ये यहां पर राइट टू लाइफ को सपोर्ट करने वाली बात हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो इन्वायरमेंट को ध्यान रखने के लिए बताया गया, वो यहीं से निकाल कर लाते हैं। तो अभी फिलहाल क्या बात की जा रही है कि कोयले को फेज आउट करना है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो अभी अप्रूव किया जा रहा है कि यहाँ पर लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस, LNG या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर गैस वगैरह, इनको इस्तेमाल किया जाए ताकि कोयले को फेज आउट किया जाए। तो अभी पाइप नेचुरल गैस के बारे में बात की जा रही है, बायोमास के बारे में बात की जा रही है, शिफ्ट हो रहे हैं क्लीनर फ्यूल की ओर। NCR वाले रीजन में खासकर अभी आप लोगों ने देखा था अलवर, भिवांडी, ये काफी ज्यादा पोल्यूटेड एरिया थे, तो वहां पर भी कोशिश की जा रही है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको शिफ्ट किया जाए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो कि आप लोग जरूर याद रखेगा, आदित्य दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ठीक है, जिसके चलते इनके द्वारा बोला गया कि कैसे आज के डेट में हम लोग चीजों को टैकल कर सकते हैं। एक तरीके से ट्रांसपोर्ट, कोयला, ये सारी चीजों को हम लोग कैसे आज के डेट में जो एक्टिविटीज है ट्रांसपोर्ट, कोयले से रन हुए पावर प्लांट, उनको हम लोग NCR वाले रीजन में कम से कम कंट्रोल करना है। तो इसके ऊपर पूरा फोकस यहां पर दिया गया है। ये बेसिक चीजें हैं, वैसे तो स्लाइड में आप लोगों को डाल देता हूं, कई सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोगों ने देखा होगा। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर स्लाइड में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं, तो यार वो इसलिए डाली जाती है क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग जब पढ़ने बैठते हो तो रिवीजन करो ना, तो आसानी से आप लोगों को पढ़ने में मजा आए, ठीक है। तो बैकग्राउंड की बहुत सारी चीजें मैं वहां पर डाल देता हूं, क्योंकि लेक्चर में मेरे पास में लिमिटेड एक टाइम रहता है, उसमें इतनी सारी चीजें तो कवर करनी होती है। पर फिर भी जो मुझे लगता है कि कई बार जो चीजें मैं रिपीटेडली पढ़ा चुका हूं, मतलब ऐसा लगता है कि रिपीट हो रही है, तो उनको मैं एक्स्ट्रा वहां पर डाल देता हूं, ताकि आप लोग उनको लंबे समय तक भी अपना रिविजन भी करते रहो आसानी से, और कुछ छूटे ना आप लोगों का। बेसिक मुद्दा मेरा ये रहता है कि सारी चीजें कवर की जाए, ठीक है। तो इसलिए PPT जरूर डाउनलोड कर लिया करो टेलीग्राम से, ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, जो कि आप लोगों को मैंने बताया भी है कई बार, और उसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाता है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और बनाई कब की थी, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन जो नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया, तो इसका एक्ट लाया गया था। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे यार चीजों को कंट्रोल करना है, पोल्यूशन वगैरह को, और सही तरीके से क्वालिटी ऑफ एयर प्रोवाइड करानी है, ठीक है। इसके अंदर चेयरपर्सन रहते हैं, जो कि यहाँ पर चेयर की जाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरी के रैंक के होते हैं। इसी के साथ में पोस्ट करते हैं 3 ईयर के लिए, या फिर 70 साल की बात की जा रही है। इसी के साथ में कई सारे मेंबर होते हैं सेवरल मिनिस्ट्रीज से, और यहाँ पर एक्सपर्ट भी होते हैं सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है, और इसी के साथ में इसरो से भी, और सिविल सोसाइटी से, ताकि सिचुएशन को संभाल के चला जा सके। पावर एंड फंक्शन वही है कि कैसे यहाँ पर एक तरीके से डायरेक्शन देनी है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट काफी ज्यादा दिक्कत में रहती है। NCR वाले रीजन में कैसे इंप्रूव करना है क्वालिटी को, एयर पोल्यूशन को कैसे कम करना है, ये सारी रीजन है, ताकि आगे चलकर सिचुएशन को संभाला जा सके। तो गवर्नमेंट जो है उसको लेकर अच्छे से चलेगी। तो ये तो बातें हैं सारी। अभी यहाँ पर जो आप लोगों को समझ में आएगा, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि डेथ कितनी हो रही है, उसके बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, आप लोग एग्जैक्टली मतलब समझ पाओगे जो अभी यहाँ पर ये बनाया जा रहा है, इसका पीछे मतलब क्या है, आखिर क्या क्या इशू चल रहे हैं देश के अंदर में, जिससे कि आप लोग उसको कनेक्ट कर पाओगे कि इसलिए यहाँ पर ये चीजें लाई जा रही हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों की डेथ हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये चीजें जरूरी है, जो अभी नेक्स्ट आर्टिकल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस तरीके से कोई भी पॉइंट जो है वो आप लोग अगर चाहो तो आप लोग उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। वैसे PPT तो आप लोगों को मिल ही जाती है पूरी, पर लेकिन अगर लगता है आप लोग खुद के भी नोट्स बनाने हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेसिकली क्या रहता है, आप लोगों के पास में अगर नोट्स रहते हैं ना, देखो PPT तो बड़ी आसानी से आप लोग समझ लोगे, क्योंकि मैंने लेक्चर में डिस्कस कर रखी है। पर आप लोग अपने नोट्स जो लिखते हैं तो आप लोग खुद के नोट्स होते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हो अगर किसी को बनाने में मजा आता है। पर लेकिन मैं ये बोलूंगा कि डबल मेहनत करनी है। क्यों है, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को ये सारी PPT बना के दे रहा हूँ, इतनी सारी आप लोगों के पास में होती है, फटाफट इनमें को निकलना है और अपना काम करना है, ठीक है।
तो इनको आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो आप लोग चाहो तो, क्योंकि वही बात हो गई कि सामने वाले मेहनत करे, एक बार बल्ब बना के कोई चला गया, आप लोग फिर से कह रहे हो नहीं उसका बल्ब यूज नहीं करना, अपना खुद का बल्ब बनाएंगे, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है। अब यार कुछ अच्छी चीजें बनाओ आगे चलकर, ठीक है जी हाँ, कुछ ऐसा कि और इंप्रूव वर्जन निकल कर आए, तो वो बातें हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बात करेंगे पोल्यूशन के बारे में और पोल्यूशन का इंपैक्ट क्या पड़ सकता है। ये डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा काफी डिटेल में कवर किया गया, आप लोग समझेंगे तो काफी सारी चीजें आप लोग को जानने को मिलेगी। ये जो आर्टिकल है यूपीएससी प्रीलिम्स, ये बेसिकली इसी के साथ में जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट और जो पोल्यूशन के अंदर आप लोग का टॉपिक बनता है, वहां पर आप लोग इसको कनेक्ट कर पाओगे, डिटेल में समझेंगे आखिर न्यूज में क्या है और क्या क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ता है, वो सारी बातें भी आप लोग यहां पर समझ पाओगे। पोल्यूशन, जिसको हिंदी में आप लोग प्रदूषण बोलते हैं, काफी खतरनाक चीज है, काफी सारे लोगों की डेथ होकर जाती है इसके थ्रू। और अगर इंडिया, अपने देश भारत के अंदर मैं बात करूं 2019 में 1.6 मिलियन लोगों की डेथ हो चुकी है पोल्यूशन की वजह से 2019 में। 1.6 मिलियन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह कि 16 लाख लोगों की जान चली गई है 2019 में पोल्यूशन की वजह से। आप लोग बोला है झूठी बात है, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे होता है। पोल्यूशन की जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो आप लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे ऐसे लोग जो हॉस्पिटलाइज हैं, उनको बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं और पोल्यूशन वन ऑफ द एक मेजर रीजन होता है उनकी डेथ का, अगर आप लोग इसको ढंग से माइन्यूट लेवल पर अंडरस्टैंड करेंगे तो। अगर इंडिया के अंदर आप लोग बात करें, ओवरऑल जो पोल्यूशन रिलेटेड डेथ होती है वो है 2.4 मिलियन, यानी कि 24 लाख लोगों की जान जाती है। यानी कि अभी आप लोग बोल रहे थे कि यहां पर 1.6 यानी कि 16 लाख जाती है, अब 24 बोल दिया। क्या हमारा ही दिन में ही बना रहे हो? क्या बना नहीं रहा हूं, सुधार रहा हूं। मतलब यहां पर मैंने ओनली एयर पोल्यूशन के बारे में बात की है और यहां पर वाटर, लेड, इसी के साथ में दूसरे जो और पोल्यूशन देखने को मिलते हैं उसकी वजह से जो दिक्कतें निकल कर आती हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसी के चलते एक स्टडी की गई है, पोल्यूशन एंड हेल्थ। ये एक स्टडी है, पोल्यूशन एंड हेल्थ, ए प्रोग्रेस अपडेट, और ये किसके द्वारा? द लैंसेट जो प्लानिटरी हेल्थ, इसके द्वारा यहां पर ये पब्लिश की गई है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। और कुछ लिखने के लिए आ जाए पोल्यूशन के बारे में, आप लोगों को कई बार निबंध आ जाते हैं एक तरीके से इन्वायरमेंट के बारे में लिखने के लिए, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट जो है काफी डिटेल में कवर करूंगा, अच्छे से सुनिएगा। अगर रिपोर्ट के बारे में मैं आप लोगों से कुछ फाइंडिंग्स के बारे में यहां पर बात करूं तो अगर आप लोग समझेंगे, ग्लोबली एयर पोल्यूशन अकेला जो है वो 66.7 लाख लोगों की डेथ करके चला गया। आप लोग बोलोगे यार हमारे देश में ही ज्यादा होगी, यहां पर अभी आपने बताया लगभग 16 लाख लोगों की जान हमारे देश में चली गई और पूरी दुनिया में 66 लाख लोग ही मरे इससे। रीजन क्या है? अगर पोल्यूशन की रिपोर्ट के हिसाब से आप लोग उठाकर देखोगे दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट पोल्यूटेड एरिया कहां पर आते हैं, आप लोगों को मैक्सिमम जो है अपने देश की सिटीज वहां पर नजर आएंगी। तो इसीलिए वो पोल्यूशन जो है वो हमारी नसों में दौड़ रहा है, उसकी वजह से यहां पर ये बातें निकल कर आती है। अगर ओवरऑल पोल्यूशन रिलेटेड रेस्पॉन्सिबल एस्टिमेशन डेथ के बारे में बात करें 2019 में ओवरऑल की बात की जा रही है, तो यहां पर बात की जा रही है कि हर छठे में से एक जो इंसान है वर्ल्ड वाइड, उसकी डेथ आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। 2019 का डेटा है ये आप लोगों के सामने, इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, 80 करोड़ जो चिल्ड्रन है वो एस्टिमेट, एक तरीके से उनके अंदर जब चेक किया गया तो ब्लड में उनके लेड यानी कि सीसे की मात्रा जो है काफी ज्यादा देखने को मिली। जो हम लोग खाते पीते हैं ना, उससे आप लोगों को ये सारी चीजें सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो ये चीजें हमारे समझने के लायक है काफी ज्यादा तरीके से। ये जो क्वांटिटी एक्सीड हो चुके हैं 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, तो ये आप लोगों को यहां पर इसकी मात्रा देखने को मिलेगी। एयर पोल्यूशन जो है उसकी वजह से, केमिकल जो पोल्यूशन है उसकी वजह से, एजिंग जो है उसकी वजह से, और इसी के साथ में जो भी आज के डेट में पोल्यूशन को एक्सपोज हम लोग हो रहे हैं, पोल्यूशन के सामने हर टाइम हम लोग रहते हैं, उसकी वजह से फोसिल फ्यूल जो एयर पोल्यूशन में होता है उसकी वजह से आज की डेट में 8 बिलियन पर डे का नुकसान हो रहा है। ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। कॉस्ट बताई जा रही है पोल्यूशन की जो दुनिया को नुकसान हो रहा है, अपने देश में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल की बात कर रहा हूं। 8 बिलियन एक ह्यूज मनी आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर किसी कंट्री को श्रीलंका को दे दे तो श्रीलंका जो है अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। एक दिन में पूरी दुनिया को इतना नुकसान हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, और ये मैक्सिमम पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसमें हमारा योगदान काफी ज्यादा आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ बातें मैंने बता दी है, कुछ और बातें जान लो अपने ही देश के बारे में। एयर पोल्यूशन के मैंने बताया 16 लाख के करीब लोगों की डेथ हुई 2019 में, 17.8 है ओवरऑल डेथ जो भी देश के अंदर हुई है। हम लोग बोलते हैं ना अभी कोविड-19 की वजह से कितने सारे लोगों की जान चलेगी, भाई साहब ये आप लोग गिनते भी नहीं हो, ये जो लोगों की डेथ हो रही है इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ यहां पर इसके द्वारा बताई गई है।
9.8 लाख जो है वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 6.1 लाख जो है वो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन। हाउस होल्ड में, घरों में आप लोगों ने देखा होगा चूल्हे के ऊपर जो बेसिकली सब्जी खाना बनाया जाता है उसके बारे में आप लोगों ने देखा है। नॉर्मली जो ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, ये जाने अनजाने में हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे होते हैं। तो दो तरीके के पोल्यूशन होते हैं, इंडोर पोल्यूशन और आउटडोर पोल्यूशन। तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक्सट्रीम पुअर्टी वाले जो लोग होते हैं, जो काफी गरीब तबका है सोसाइटी का, एक तो इंडोर पोल्यूशन की वजह से मरता है, और दूसरा वाटर पोल्यूशन, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा उस इंसान को, और दूसरा यहां पर अगर बात करें घरों में चूल्हे वगैरह जो जलाए जाते हैं उनमें गोबर उपले या फिर लकड़ियां वगैरह इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से महिलाओं की डेथ होती है, और मैक्सिमम ये चीजें देखने को मिलेगी। सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन बन जाती है जहां कोई इंडस्ट्री है। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अभी दिल्ली के अंदर कोई भी इंडस्ट्री नॉर्मली आप लोगों को ज्यादातर देखने को नहीं मिलती है। सारी इंडस्ट्री एनसीआर वाले रीजन में निकाल दी है, यानी कि गाजियाबाद, मेरठ, अलवर, ये सारा जो आसपास वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, वहां पर इंडस्ट्री निकाल दी उनके द्वारा। क्यों? क्योंकि उनको पता है पोल्यूशन फैला रहा है, तो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन नहीं चाहिए, आसपास के लोग मरते रहो। ठीक है। और ये हर एक गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि अपने रहने की जगह सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश में यहां पर कोई बाहर का डिग्नेटरी आता है तो ये बोलते हैं कि उसने इतने टाइम में इतनी सारा पोल्यूशन पी लिया है। और याद होगा बराक ओबामा साहब जब स्टार्टिंग में आया करते थे तो उस टाइम पर कई सारे ऐसे हा हुल्ला भी हुए थे कि इंडिया के अंदर जाओगे इतना पोल्यूशन पीकर आओगे, इंडिया तो पोल्यूटेड कंट्री है। तो ये सारे इश्यूज आप लोगों को यहां पर रेगुलरली देखने को मिलते हैं। इंडिया स्पेसिफिक हाईलाइट के बारे में बात करते हैं, वर्स्ट अफेक्टेड लोग कौन है? एयर पोल्यूशन से सबसे ज्यादा किस एरिया में अफेक्टेड लोग नजर आएंगे? इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये वो रीजन है जहां से हमारी जो प्यारी गंगा रिवर है वो बहते हुए जाती है, तो इस प्लेन को इंडो गैंगेटिक प्लेन की कैटेगरी में आप लोग रख देते हैं। अगर मैप में भी आप लोग देखोगे तो जहां जहां से गंगा रिवर बहकर जा रही है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारा रीजन आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा लोगों की डेथ जो होती है वो पोल्यूशन की वजह से आप लोगों को देखने को मिलती है, और न्यू दिल्ली और मैनी मोस्ट जो पोल्यूटेड सिटी है वो इंडिया के अंदर नजर आती है। काफी बड़ा रीजन क्या है? अगर कोई कोज आप लोगों से पूछने लगे, जो भी हम लोग जलाते हैं, घास फूस जो हम लोग जलाते हैं आज के में, सिंगल लार्जेस्ट कोज आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी बड़ा। और कंजप्शन ऑफ द कोयल और क्रॉप जो बर्निंग होती है आज की डेट में आप लोगों को ये नजर आता है, जो बिजली आप लोग घरों में यूज कर रहे हैं ना, मैक्सिमम बिजली हम लोग कोयले से बना रहे हैं, और ये कोयला काफी ज्यादा खतरनाक होता है, और अभी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसका यूज करना पड़ता ही पड़ता है। और यहीं से ही आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो लेड है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 5 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा हो जाता है। 27 करोड़ बच्चे आज के दिन में इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक लॉस के बारे में अगर बात करें, 2020 से लेकर 2019 तक का 1% जीडीपी का खा चुका है यहां पर ये पोल्यूशन। जीडीपी में 1% बढ़ाने में ना इंसान जो है उसके घुटनों पर आ जाता है, पर लेकिन यहां पर आप लोग देखो तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। अगर कोज को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो नेचुरल कोज होंगे, जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया। जब यहां पर नहीं कहीं पर जंगल में आग लग गई, हमारे हाथ में तो नहीं है, जंगल में आग लग गई, कुछ हमारे हाथ में भी है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। नेचुरल फायर लग गई, पर लेकिन कहीं पर बवंडर आ गया, कहीं पर हवा चली ताबड़तोड़, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में है वो एटलीस्ट हम लोग को सुधारना चाहिए। तो मैन मेड जो कोज है, जैसे फ्यूसिल फ्यूल, रोड पर साइकिल चलाएं गाड़ी की जगह, जहां पर मोटरसाइकिल लेकर जानी है, कम से कम एटलीस्ट 5 किलोमीटर तक हम लोग एटलीस्ट साइकिल डेली चला सकते हैं आसानी से। तो साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से हम लोग। यहां पर रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत सारे व्हीकल गए, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कई जगह तो ऐसे बनाकर तोड़ रहे हैं क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में फैक्ट्री दुनिया भर की देखने को मिलेगी, जिसमें से पानी भी बुरा निकलता है, धुआं भी निकलता है, और इसके साथ में आसपास वाले एरिया को बर्बाद करता है केमिकल निकलकर। तो पानी बेकार हो गया, धुआं बेकार हो गया, यानी कि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, और केमिकल तो अब जोड़ लो, ये तो पूरी देह का पोल्यूशन हो गया। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। अब यहां से बाहर तो आप लोग ये सारी चीजें खाते पीते हो ही हो, जब घर में आप लोग जाते हो अपने, तो वहां पर रही सही कसर पूरी हो जाती है। अगर घर में आज भी उपले, गोबर की और ये सारी चीजें यूज की जा रही हैं तो वो एक अलग लेवल देखने को मिलेगा। और एक और नेक्स्ट लेवल है जो रही सही कसर और पूरी कर देता है, बुरा मत मानिएगा, पर लेकिन रियलिटी है, वो है स्मोकिंग करना। यानी कि ऑलरेडी इतना स्मोक बाहर कर लेता है इंसान, उसके बाद में जब बीड़ी सिगरेट पीता है तो वो एक नेक्स्ट लेवल पर चीजों को ले जाकर रख देता है, वो और ज्यादा इंसान को बीमार बना देता है। तो यहां से एक नेक्स्ट लेवल की चीज आप लोगों को नजर आएगी, पोल्यूशन की वजह से चीजें और बर्बाद होती हुई नजर आएंगी। अब आप लोगों को यहां पर एक डेटा दिखा रहा हूं जिसको सोचकर आप लोग हैरान हो जाओगे। आप लोगों को सुना होगा बहुत सारे यार लोगों ने एक दूसरे गोली मारकर हत्या कर दी,
बहुत कम है, बहुत कम देखने को मिलेंगे। रोड में एक्सीडेंट हो गए 1.5 लाख के करीब है, पर लेकिन इसके हिसाब से बहुत कम है। एड्स से मलेरिया से मरने वाले लोगों की संख्या देखी जाएगी, ड्रग्स एल्कोहल का दारू का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या देखी जाएगी, मेल न्यूट्रिशन का शिकार या फिर कोई और रीजन में महिला और बच्चों की डेथ देखी जाएगी। इसको सबको अगर एक साइड रख दो और एक साइड में आप लोगों को यहां पर ये नजर आएगा, ठीक है, स्मोकिंग एंड एक तरीके से सेकंड हैंड स्मोकिंग। मान लीजिए मैं सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, मेरे साथ में रहने वाले जो भी लोग हैं वो सेकंड हैंड स्मोकिंग करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो वो पैसिव स्मोकिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। और रही सही बाकी टोटल पोल्यूशन की वजह से, तो यहां पर हम लोग इनके ऊपर महामाही वो नहीं त्राहिमाम चिल्लाते रहते हैं, पर लेकिन जो रियलिटी में जो मेन कोज है जिसकी वजह से लाखों लोग जो है बर्बाद हो रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो ये है रीजन जिसके ऊपर हम लोग को फोकस देना चलना है, और इस रीजन को जब तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बेसिकली बता सकते हैं। इसीलिए आज की डेट में हम लोग क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्री को हम लोग को प्लांट करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करना चाहिए, बाइसिकल सबसे बेस्ट आप लोगों को नेचर फ्रेंडली देखने को मिलेगा, हेल्थ के साथ साथ में वेल्थ, यानी कि पैसा भी बचेगा और हेल्थ भी आप लोगों की सही रहेगी, ठीक है। ऑल्टरनेटिव सोर्स यहां पर छतों पर क्या ले, सोलर पैनल यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, एक इंसान अपनी गाड़ी लेकर चल रहा है, ठीक है, चलो सही है कि आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो आप लोगों का एक नहीं, मान लीजिए आप लोग किससे मिलने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के पास में कोई सामान नहीं है तो आप लोग नॉर्मल जा सकते हैं, ठीक है, किससे मिलने जा रहे हैं, या फिर आप लोग की गाड़ी में 4-5 आदमी समझ में आता है, फिर सही है गाड़ी लेकर चलो। अकेला इंसान गाड़ी लेकर जा रहा है, ठीक है, रीजन उनकी इंसान की भी गलती नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि वो गाड़ी का ऑल्टरनेटिव कर सके, वरना किसको ज्यादा दिक्कत है। सोचो अगर ऑल्टरनेटिव इतना अच्छा हो जाए कि इंसान को अपनी चीजें निकालने से ज्यादा लगेगा यार वो सही है, फालतू में क्या इसको निकाल के चलो, खुद चलाना पड़ेगा, बैठ के जाऊंगा ना मजे में, वो वाली चीजें। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आउटडोर जो भी पोल्यूशन है यहां पर अगर ये सारी चीजें आप लोग देखोगे, ट्रांसपोर्ट, डस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, हाउस की एनर्जी, एग्रीकल्चर, पेस्ट, ये सारी चीजें देखोगे, और दूसरी साइड में यहां पर रिड्यूस करने के लिए ये चीजें देखोगे, तो इनमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है अगर रियलिटी में हेल्थ सुधारना चाहते हैं, वरना हेल्थ नहीं सुधरेगी, हेल्थ जो है वो और ज्यादा बर्बाद होती नजर आएगी, और इससे दिल की बीमारी, लंग की बीमारी, अस्थमा, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। आंखों में बीमारी, स्ट्रोक हो गया, रिड्यूस लाइफ स्पैन, इंसान की जिंदगी घटती जा रही है इन सब चीजों की वजह से, ये आप लोगों के सामने नजर आती है चीजें। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है, और सॉल्यूशन सारे आप लोगों के सामने ही है। रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग को वेस्ट को अलग अलग जनरेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर फोकस देना पड़ेगा। ग्रीन बिल्डिंग आप लोगों को बनानी पड़ेगी, पेड़ पौधे जितने ज्यादा लगाओ। आप लोगों को रेगुलर लगभग 2-4 दिनों के अंदर डेली कोई ना कोई मुझे जो ट्विटर के ऊपर टैग करता है, मैंने बोला था ना कि SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री, आप लोग ये हैशटैग करके मुझे टैग किया करो जब भी कोई पेड़ लगाया करो, तो बहुत सारे बच्चे यहां पर करते हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हो। तो इससे आप लोगों की लाइफ जो है काफी ज्यादा इंप्रूव होगी आसपास वाले एरिया में, और हर एक इंसान अगर इस तरीके से काम करने लगा, देखते ही देखते यार सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। लोगों नहीं कहते, आप लोग हम लोकल भाषा में बोलते हैं कि ये जरा सी देर में, एक वर्ड है कि लहंबे के में चीज चेंज हो जाएगी, एक ऐसा वर्ड है जो कि बड़ी जल्दी फ्रिक्वेंटली चीजें चेंज हो जाएंगी। तो उसके लिए आप लोग काम करना पड़ेगा। क्या गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है? दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी लगाया था यहाँ पर स्मोक टावर, कई जगह और लगाया जा रहा है, धुएं को सोखेगा और प्योर हवा निकालेगा। पर लेकिन सोचो हमारे पेड़ पौधों से ज्यादा पावरफुल कुछ है अगर हम लोग उसको लेकर चलते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा दुनिया भर की स्कीम चला रखी है, पर लेकिन लोग अवेयर नहीं है इनके बारे में। अगर बात करें गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। बेसिकली बात की जा रही है नोटिफिकेशन ऑफ द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक एमिशन कितना होना चाहिए, इसके बारे में सारी बातें बता रखी है। इसी के साथ में एयर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बता रखी है। CNG LPG इनको कैसे लेकर चलना है, ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च कर दिया, भारत स्टेज 4 से सीधे भारत स्टेज 6 पर जंप मार गए, 5वें को गैप कर गए। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा ना हो। बर्निंग जो है बायोमास उसके ऊपर देख रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की बातें कर रहे हैं, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसी के साथ में अगर बात करें एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट बनाया था 1981 में, आज की बात नहीं है, पुराने टाइम की बातें हैं, ठीक है, बाबा आदम के जमाने से काम चला हुआ है, हमको अब समझ में आ रहा है। 24/7 यहां पर 17th ये हाईलाइट पोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। इसी के साथ में यहां पर पोल्यूशन एमिटिंग क्रैकर जो बेसिकली बनाए जा रहे हैं कि जो पटाखे चलाओ ऐसे छुड़ाओ जो कि ग्रीन क्रैकर हो, उसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो एक दिल्ली आइडेंटिफाइड सोर्स वाइज ये यहां पर लेवल एयर पोल्यूशन के बारे में बात की, कैसे यहां पर देखना है और कैसे उसको रेस्पॉन्ड करना है। और यहां पर आप लोगों के सामने रहता भी है। नॉर्मली हमारी कंट्री में सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम लगती है, मैक्सिमम सिटी आप लोगों को 2 कैटेगरी में देखने को मिलेगी। अगर इनको ध्यान से आप लोग देख पाओगे, ये जो 2 कैटेगरी है ना यहाँ पर, ये वाली और ये वाली, और इसमें भी बहुत सारी पहुंची नजर आएंगी। यहां तो कोई खुशनसीब होगा जो इस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है यहाँ पर 0 से लेके 5 तक गुड होता है, 51 से लेके 100 तक सेटिस्फैक्टरी होता है, 100 से लेके 200 तक यहां पर मॉडरेट होता है। यहां तक कहानी ठीक है, इसके ऊपर कहानी खराब है, सॉरी।
100 201 से लेके पुअर हो गया स्टार्ट 300 तक, 301 से लेके 400 तक वेरी प्योर, और मैक्सिमम कई तो यहां देखने को मिल जाते हैं। भाई साहब बीमार इंसान हो रहे हैं इतनी जिसकी कुछ हद नहीं है, तो इसके ऊपर काम करना काफी जरूरी है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और इसके ऊपर मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है सफर के बारे में। ये सफर नहीं है कि सफर करना इंसान को या फिर कहीं सफर में जाना, ठीक है, ये सफर है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो ये हमारी कंट्री में एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी बन चुके हैं। इंडिया में दिल्ली के अंदर बेसिकली इनॉग्रेट किया गया था अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और पुणे, मुंबई, अहमदाबाद में इसके आप लोगों को सिटीज में इसके एरिया देखने को मिलेंगे। डेवलप किसके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया, और आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि इसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये इसको इंप्लीमेंट करने वाला है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग देता है, वेदर फोरकास्टिंग बताता है अलग अलग पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए, और 72 घंटे पहले तो वार्निंग दे देता है अगर कोई दिक्कतें होती हैं, ताकि सॉल्यूशन आप लोग निकाल सको। इसमें ये यहां तक बेंजीन, टोलुइन, ये सारी जो बेसिकली ज़ाइलिन, मरकरी, ये भी यहां पर एक तरीके से इसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो बेहतरीन सिस्टम यहां पर लॉन्च किया गया। तो ये सारी चीजें बेसिकली जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, इनसे अलग अलग क्वेश्चन बन चुके हैं। अगर यहां से कल को कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। इवन आंसर राइटिंग के लिए भी कुछ आ जाता है तो आप लोगों को इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा एक आर्टिकल था जिसमें मैंने सारी चीजें कवर कर दी। अब इतनी मेहनत करके यार पढ़ाई है तो क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। अब क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन के आंसर देते हुए चलो, वो भी अच्छे थे ताकि मुझे लगे कि हाँ पढ़ाया आप लोगों ने। सबसे पहला क्वेश्चन सफर के बारे में कर लेते हैं। बात की जा रही है सफर जो है ये डेवलप किया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। दूसरा बोला गया यहां पर ये इंटीग्रल पार्ट है, यहां पर फर्स्ट एयर क्वालिटी जो अर्थ वार्निंग सिस्टम ऑपरेटेड इन दिल्ली। सही आंसर यहां पर क्या है, ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है अगर आप लोगों के हिसाब से बात करूं, अभी मैंने डिस्कस किया यहां पर डेवलप किसके द्वारा किया गया, आईआईटीएम पुणे के द्वारा, ठीक है। तो आंसर यहां पर आप लोग को बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये डेवलप किया गया बेसिकली पुणे के द्वारा, तो बी आंसर से यहां पर, ना कि फर्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का बी आंसर, ओके। बाकी टाइप ऑफ पोल्यूशन से भी रिलेटेड अगर आप लोगों से कोई पूछे तो ये नॉर्मल सी चीजें से एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, तो ये अलग अलग तरीके के पोल्यूशन होते हैं जो कि आज के डेट में हमारे इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं। इनका भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, और यहां पर अगर थोड़ा सा आप लोग चीजों को सोचकर चलेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे। जैसे यहां पर बेंजीन पोल्यूशन के बारे में बात की गई है, अगर सारे पॉइंट आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे। यहां पर बात की जा रही है ऑटोमोबाइल, यानी कि जो भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं उसमें से धुआं निकलता है। टबैको स्मोक, धुआं निकलता है। वुड बर्निंग, धुआं निकलता है। यूजिंग वार्निश वुड फर्नीचर, यानी कि जो वार्निश यूज की जाती है वुड फर्नीचर पर, धुआं नहीं निकलता है। यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ द पॉलिथीन, ठीक है, तो प्रोडक्ट है इसमें से धुआं नहीं निकल रहा है, ठीक है। अगर वैसे आप लोग चले यहां पर तो नॉर्मली जो बेंजीन है यहां पर अगर बात करें से वोल्केनो फटते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आते हैं, वैसे इस तरीके से ना, जब ये सारी चीजें होती है तो वहां से आप लोग काफी ज्यादा पोल्यूशन निकलता हुआ नजर जाता है। तो अगर थोड़ा सा यहां पर आप लोग कॉमन पॉइंट लगाओगे कि आप लोग जो बेसिकली ये जो एक तरीके से डिफरेंस क्रिएट करना सीखोगे कि यहां पर ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से डिफरेंट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, तो एग्जामिनेशन हॉल में अगर ये ट्रिक आप लोग इस्तेमाल करना सीख गए तो काफी कुछ आप लोगों को यहां पर फायदा होता है, इसका नजर आएगा। तो ये जरूर याद रखना। तो अभी पोल्यूशन के बारे में बात करें, जैसे बेंजीन के बारे में मैंने बात की, अभी नेचुरल प्रोसीजर के थ्रू निकलता है, वोल्केनो हो गया, फॉरेस्ट में फायर लग गई, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे मैंने बताया भी, यहां पर टबैको आप लोग पी रहे हो, ठीक है, वुड बर्न कर रहे हो यहां पर, ठीक है, फ्यूल कोई इस तरीके से जलाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल कहीं आग लग रही है, तो उसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहां पर आप लोग को आंसर नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो तो चीजें होती हैं फिर, ओके। ये काफी इंटरेस्टिंग यहां पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट कैसे होती है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो कि ये एक तरीके से जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो एटमॉस्फेयर से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ना कि किसी सोर्स से निकलते हैं। जैसे कि आप लोग व्हीकल चला रहे हैं, पावर प्लांट चला रहे हैं, उससे नहीं निकलते हैं, ये डायरेक्टली आप लोगों को यहां पर एक तरीके से एटमॉस्फेयर से नजर आएंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सल्फर जो ट्राइऑक्साइड हो गया, इसी के साथ में ओजोन हो गया, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी पोल्यूशन की कैटेगरी में आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर हो गया इसका, सॉरी आंसर हो गया यहां पर, एक सेकंड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं हो गया यहां पर, आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर आप लोग देख लीजिए, यहां पर बेसिकली प्राइमरी पोल्यूशन कौन से होते हैं, जो कि आप लोग व्हीकल से निकलते हैं, कुछ जलाते हैं उससे निकलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकलता है उससे, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब चीजें। पर लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट नॉर्मली क्या होते हैं, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सारी चीजें, ओजोन हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है, पोल्यूटेंट जो एक तरीके से फॉर्म होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो ये आप लोगों को यहां पर नजर होगा, ना कि यहां से निकल कर ही आते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो आंसर इसका बी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट के देश के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पर आर्टिकल है, बोला गया है द प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेरे रबर स्टैंड। तो यहाँ पर यानी कि उनको बोला गया कि ये रबर स्टैंड नहीं है, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है और भी पावर रखते हैं। ये काफी डिटेल में आर्टिकल ऐसे हैं जो कि कई बार मैं आप लोगों से कवर कर चुका हूं। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद में और आर्टिकल आएंगे और डिटेल में हम लोग कवर कर लेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, कैसे इलेक्शन होते हैं और क्या क्या पावर होती है। अभी इसको चलने दो, कई दिनों तक कई आर्टिकल आएंगे, तो आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हो। रेगुलर इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन का आर्टिकल हो गया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के आर्टिकल हो गए, या फिर अभी श्रीलंका के अंदर जो चल रहा है उसके आर्टिकल हो गए। तो ये सब आर्टिकल एक बार बैठकर तैयार कर लो टॉपिक को, ऐसा नहीं कि रेगुलर आप लोग इसके ऊपर टाइम वेस्ट करो, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा, तभी दूसरे सब्जेक्ट को आप लोग टाइम दे पाओगे। ये यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल आप लोग बोल सकते हो, जिससे आप लोग के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर साइंस एंड टेक जो जीएस पेपर 3 है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हो। बात की जा रही है टेलीस्कोप के बारे में, और टेलीस्कोप अगर बोले तो यानी कि दूर की चीजों को पास दिखाने वाला यंत्र, तो ये टेलीस्कोप है यहाँ पर। और बात करते हैं हब्बल टेलीस्कोप के बारे में। आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, ये 24 अप्रैल, देखो कितना शानदार डे है, ठीक है। शानदार डे पता है क्यों है? क्योंकि इसी दिन जो है पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो 1990 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये अब तक भी काम कर रही है यहाँ पर। इसके द्वारा यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था यहाँ पर? तो ये जो नासा है यूएसए की, ईएसए है यहाँ की यूरोप की, और इसी के साथ में यहाँ पर जो है स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर है यूएसए के अंदर में, वहां से। तो इसका जो ये है लॉन्च रॉकेट जिससे इसको लॉन्च किया गया था, इसके द्वारा अभी यहाँ पर बताया गया कि पानी के जो है अभी यहाँ पर कुछ अवशेष देखने को मिले, उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गई है काफी लार्ज स्केल पर। याद रखिएगा हब्बल जो टेलीस्कोप है, जेम्स जो वेब हब्बल जो जेम्स वेब स्पेस है यहाँ पर, मतलब टेलीस्कोप, ये अभी क्या है यहाँ पर हब्बल जो स्पेस टेलीस्कोप, ये पुरानी हो चुकी है, इसको रिप्लेस किया जाएगा अभी यहाँ पर। और जो नई अभी यहाँ पर आ रही है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर कई सारी चीजें मिल रही हैं आप लोगों के सामने, ऐसी ऐसी इमेज मिल रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में काफी सारे अंदाजे लगाए जा सकते हैं, किस तरीके से क्या क्या सिचुएशन है, स्पेस को अच्छे से एनालाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी के बारे में है, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में, कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन। कल को चलकर अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए हल्का सा, ठीक है। सारी चीजें यार आप लोगों को इकट्ठी टेलीग्राम पर मिल जाती है, जो भी पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिलती है लेक्चर की, तो उसको आप लोग जरूर देखा कीजिए। और कल 2 वीडियो अपलोड की थी, एक काफी इंपॉर्टेंट है पीओके के एरिया के बारे में, जो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएगी, और एक यहाँ पर आप लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप लोग किसी के साथ में रिलेशनशिप में है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं पीडीएफ वगैरह आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। बाकी अगर बात की जाए तो एसएलवी जो पीडीएफ है, यहाँ से जाकर आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश में भी कई सारी चीज़ों के, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी पोस्ट किए जाते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। एक आंसर राइटिंग ग्रुप है जहाँ पर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, रेगुलर बहुत सारे बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसका पार्ट बन सकते हैं। अच्छे से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक दूसरे का आंसर जो है वो भी आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप है जो आप लोगों की पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन देंगे, इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्टार लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस यहां से निकल कर आ सकते हैं। अभी हमारी कंट्री की रैंक जो है वो 146 में से 135 देखने को मिली, किसके अंदर? जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर में। जेंडर गैप इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है यार जो कि यहाँ पर दुनिया में ये बताता है कि मेल और फीमेल, लड़का और लड़की में क्या भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ पर हमारी रैंक जो है वो 135 देखने को मिली। हमसे अच्छी रैंक तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान की है। इनकी 71, 96, 110, मालदीव की 117 और भूटान की 126 है। बस हमसे बेकार किसकी है? ईरान की है 143, पाकिस्तान की है 145, और सबसे नीचे से टॉप किया अफगानिस्तान ने। जब से तालिबान आया वहां पर खस्ता हालत हो रखी है, तो ये आप लोगों को पता ही है। 0 से लेके 100 तक का स्केल रहता है यहाँ पर बेसिकली, जिसके चलते यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर 4 ये 4 जो इंडिकेटर हैं आप लोग जरूर याद रखिएगा। इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन कैसा है महिला का और पुरुष का, उसको देखते हैं। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, और पॉलिटिकल इंपावरमेंट यानी कि पॉलिटिकली कैसे पार्टिसिपेट कर रही है महिलाएं, उसके बारे में बात की जाती है। इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर अगर बात करें 146 है, हेल्थ के अंदर में सबसे बेकार है अगर इनको अलग अलग देखते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एजुकेशन के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा टोटल तो आप लोगों को 146 हो गई, ठीक है, सॉरी 135 हो गई, इसमें 146 हेल्थ के अंदर में है, 143 इकोनॉमी के पार्टिसिपेशन में है महिलाओं की, एजुकेशन में 107 है, और काफ़ी अच्छी है पॉलिटिकल इंपावरमेंट में हमारी कंट्री की रैंक। तो सबको मिलाकर जब एवरेज निकालते हैं तो 135 रैंक है हमारी 2022 में।
लास्ट ईयर कितनी थी रैंक, ये आप लोगों को बतानी है। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये टॉप किसके द्वारा किया गया, तो आइसलैंड के द्वारा टॉप किया गया, दूसरे नंबर पर फिनलैंड, नॉर्वे, इसी के साथ में न्यूजीलैंड और स्वीडन। और ये कौन प्रस्तुत करता है, तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसको रिलीज करता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहां से अक्सर आप लोग के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाया करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक यहाँ पर अभी ऑर्डर देखने को मिला, उनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर देखिए अगर कोई घर तोड़े जा रहे हैं तो यहाँ पर ये कई सारे अधिकारों के अंदर आते हैं कि ह्यूमन राइट के तहत यहाँ पर देखोगे फंडामेंटल राइट भी है यहाँ पर कि इंसानों को उसके कम से कम घर तो उसके पास में रहने चाहिए। तो अगर कोई घर तोड़ा जा रहा है तो वो कानून के हिसाब से तोड़ा जाना चाहिए जो कि इलीगल बना हुआ है, ना कि किसी से दुश्मनी निकालने के लिए। तो इसके बारे में बात की जा रही है। अभी रिसेंटली कई सारी फालतू एक तरीके से एक बोल सकते हैं आप लोग, मतलब फालतू तो नहीं पर हाँ आप लोग जो शब्द यूज कर सकते हैं कि इलीगल तरीके से जो बनी हुई है झुग्गी झोपड़ियां उनको तोड़ा जा रहा है, जिसके चलते ये न्यूज में है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। एक पर्टिकुलर लड़की है आसाम की, उनको जेल में डाला गया, क्यों, क्योंकि वो सपोर्ट करती हैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम, ठीक है, ऑफ असोम, यानी कि आसाम का जो लिबरेशन फ्रंट है वो ये चाहता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो आसाम है उसको इंडिया से अलग कर दिया जाए और इंडिया से अलग करने के बाद में एक अलग राज्य बनाया जाए। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो मेहनत की थी देश को यूनाइट करने की, ये उसके खिलाफ जा रही है। तो इसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा जो कुछ हरकतें की गई, ठीक है, तो इनको जेल में डाला गया। अभी इनके एग्जाम है तो बोला जा रहा है कि कम से कम एग्जाम देने के लिए इसको अलाउ करना चाहिए। तो देखिए वो तो खैर सही है कि एग्जाम देने के लिए तो अलाउ करना चाहिए, पर लेकिन ये सारी चीजें इग्नोर नहीं की जा सकती अगर कोई देश को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम बोलते हैं, ये 1979 में बनाई गई थी। और जो खतरनाक चीज मुझे देखने को मिली वो ये है, इसके हेडक्वार्टर आप लोगों को म्यांमार और चाइना के अंदर देखने को मिलेंगे। इसका मोटिव यही है कि आसाम एक इंडिपेंडेंट एरिया के तौर पर डेवलप किया जा सके। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि देश के लिए खतरनाक हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बातें हैं। कुछ और छोटी छोटी न्यूज़ है यहाँ पर, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो आईटी दिल्ली के साथ मिलकर काम करना चाह रही है अच्छे से, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो एक अच्छी बात है कि ताकि दिल्ली के अंदर जो भी रहते हैं उनको एक अच्छे लेवल पर चीज़ें मिल सके। और यहाँ पर इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी, ठीक है, तो यहाँ पर भी बोला यही गया है इसके चलते कि मिलकर काम करेंगे, चीज़ों को इन्हेंस करेंगे कैपिटल के अंदर में खासकर, ठीक है। अगर बात करें, ये अभी बात की जा रही है पासपोर्ट के बारे में, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा नकली पासपोर्ट बनाने वाले मिल जाते हैं। तो फेक लोगों से और फेक चीज़ों से हमेशा दूर रखिए। जो मूसावाला का जो मर्डर हुआ उसमें भी यहाँ पर इंक्लूड पाए गए सस्पेक्ट्स, जो कंडीशन देखने को मिलती है। फेक पासपोर्ट भी आज के टाइम बनाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग क्या क्या कंडीशन चल रही है। चलिए जो भी है सारी सिचुएशन खराब है। बाकी आप लोगों ने देखा यहाँ पर पोल्यूशन के ऊपर काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया यहाँ पर, अभी आप लोगों से इसके बारे में बातें की यहाँ पर, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, कंफ्यूजन इसको रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में बोला जा रहा है हिजाब के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जो है नेक्स्ट वीक में सुनवाई करेगा। पूरा फिर से न्यूज में आएगा तो फिर से एक बार आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा। तब तक आप लोग इसको बेसिकली इस तरीके से देखते रहिए कि एक बार टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। वैसे पहले भी कर चुका हूं पर लेकिन अब टाइम हो गया थोड़ा सा, तो इसके बारे में एक बार आप लोग को ओवरव्यू मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी केरला के अंदर में एक स्कीम है जो काफी ज्यादा न्यूज में है, इसको बोला गया कुदुम्बश्री, ठीक है। कुदुम्बश्री जो स्कीम है यहाँ पर, ये जॉब प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। 20 लाख के करीब जो केरला के लोग हैं उनको जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी 21 से लेके 40 साल के बीच में। तो कई सारी ऐसी स्कीम्स है जिनके बारे में पूछ लिया जाता है, अक्सर मैच करने के लिए आ जाता है, तो आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया और चाइना जो है 17 जुलाई को बातें करेंगे। अच्छी बात है यहाँ पर, क्योंकि यूएसए की बदतमीजी को देखते हुए यहाँ पर हो सकता है कि चाइना जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाए इंडिया की ओर, और ये एक बड़ा ही पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आएगा अगर ऐसा करे। हाँ, चाइना के पास में ऑप्शन है ऐसा करने का, पर लेकिन वो ये कि बदतमीजी की पराकाष्ठा पार करता है। पर देखो जैसे प्रेशर अभी बन रहा है खासकर एक तरीके से चारों तरफ से, तो हो सकता है कि अभी इंडिया और चाइना जो है वो आपस में काम करते हुए नजर आए मिलकर। जो पायलट थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों से बातें की थी, यहाँ पर इनको एक तरीके से इनको फ्लाइट उड़ाने से बैन कर दिया था। अभी यहाँ पर बातचीत की जा रही है कि हो सकता है कि इनको फ्लाइट उड़ाने के लिए तैयार किया जाए। एडम हैरी है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर पायलट है यहाँ पर, ये जिसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी शायद, तो उसको जरूर देखिएगा ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। कोई डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ये न्यूज़ है कि इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी कम आ रहा है, तो ये सब चलती रहती है। इन सब न्यूज़ को आप लोग इग्नोर कर सकते हो कि कहाँ पर क्या क्या इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अभी ये है कि ऊपर नीचे होती रहती है चीज़ कि कहाँ से कितना कितना इन्वेस्टमेंट जो है नेगेटिव हो गया, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। अभी मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है। पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, एक को बोलते हैं बजट सेशन, दूसरे को बोलते हैं मॉनसून और तीसरे को बोलते हैं विंटर सेशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके चलते चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। अग्निपथ स्कीम भी यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से डिस्कस की जाएगी, तो वही सब बातें हैं यहाँ पर, ठीक है।
ये काफी इंपॉर्टेंट है। उबर को अकाउंटेबल ठहराने की बात की गई। अभी आप लोगों ने देखा कि उबर की जो चीजें हैं वो लीक हो गई थी। इस लीक से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो मैंने बना दी थी, यहां पर आप लोग देखते हैं द उबर फाइल्स के नाम से, तो इसको देख लेना आप लोग के सारे माइंड में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। रुपये की खस्ता हालत हो रखी है, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा ही शानदार स्टेप उठाया कि रुपये जो है वो यूज किया जाएगा व्यापार के लिए। तो यहां पर हो सकता है कि उससे थोड़ी सी चीजें जो है वो सुधरे, जिसकी हम लोग को काफी सख्त जरूरत है आज की डेट में अगर बात करें तो। ठीक है, स्पाइस जेट की खस्ता हालत हो रखी है, जिसके चलते यहाँ पर कई सारे जो अभी जो पायलट हैं बोला जा रहा है कि अनहैप्पी हैं। तो यहाँ पर उनकी जो उनकी सैलरी है उसमें काफ़ी कट किया जा रहा है, और इसी के साथ में और भी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो देखते हैं स्पाइस जेट जल्दी ही लगता है कगार पर आने वाली है। तुर्की, रसिया, यूक्रेन, अच्छा एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, मिलकर बैठकर बात करेंगे और इसके चलते कोशिश करेंगे कि गेहूं का जो प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे सुलझाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूएन ऑफिशियल जो हैं उनके साथ में मीटिंग होगी इस्तांबुल, यानी कि तुर्की अब भी लिखते हैं पता नहीं क्यों, अब तो ये तुर्की हो चुका है, अब भी तुर्की चल रही है। बाइडन साहब जो है अपना बोरा बिस्तर उठाकर चल पड़े हैं वेस्ट एशिया के टूर पर, और सबसे पहले यहाँ पर इजराइल पहुंचने वाले हैं, जो कि इसका लंगोटिया यार भी है, हालांकि हमारे भी अच्छा दोस्त है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये पहुंचते हैं, उसके बाद में पता चलेगा फिर। ठीक है, I2U2 में कौन कौन कंट्री आते हैं पता है आप लोगों को? इसमें 4 कंट्री आती है, इंडिया तो जरूर आता है, इसी के साथ में इजराइल आता है, एक यूएस से आता है, तीसरा बताइए कौन आता है। इसकी मीटिंग होने वाली है आज, तो देखते हैं। इसको क्वाड बोला जा रहा है, अभी यहाँ पर एक क्वाड का अल्टरनेटिव भी बोला जा रहा है। यहाँ पर यूएसए के जो यहाँ पर अभी कई सारे लीडर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, तो इसको वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से जाना जा रहा है। तो देखते हैं सोल्यूशन क्या निकलेगा, पर आप लोग इसके बारे में फुल फॉर्म कम से कम जरूर याद रखिएगा, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये न्यूज है इंडिया और चाइना की इकोनॉमी से रिलेटेड। यहाँ पर इंडिया हमेशा इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो यहाँ पर यही चीज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर टोटल अगर जो ट्रेड होता है उसमें काफी कम इंडिया जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या करता है, वो एक्सपोर्ट करता है, मैक्सिमम इंपोर्ट करता है, उसी के बारे में है। तो ये घटता बढ़ता रहता है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा ऐसा नहीं कि फोकस देना है। यूएसए के अंदर ही महंगाई बढ़ रही है, पूरी दुनिया में बढ़ रही है, यूक्रेन की लड़ाई की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो ये सारे ऐसे इशू हैं जो कि रेगुलर आते रहते हैं, इनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में कंसिस्टेंसी जो है वो आप लोगों को शानदार रिजल्ट देती है। नीरज चोपड़ा के द्वारा बोला गया वर्ल्ड जो एथलेट चैंपियनशिप में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 2 दिन बचे हुए हैं, तो एक शानदार गोल्ड तो आप लोग देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू नीरज चोपड़ा। आप लोग ये बताइए अभी हमारी कंट्री में ओलंपिक में कितने मेडल जीते गए थे, टोटल कितने गोल्ड जीते गए थे, चलिए ये बताइएगा, और कौन कौन से फील्ड में थे ये भी आप लोग को बताना है। ये है आज का सुडोकू जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है, और ये है कल का सुडोकू, ये भी टेलीग्राम पर आप लोग मिल जाते हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, जिससे आप लोग काफी कुछ सीखने को मिलेगा, अपने आप के माइंड में स्टेबिलिटी भी आएगी। ओके, आज के टाइम पर अगर आप लोग बात करो तो पूरे देश में कहीं ना कहीं बाढ़ आ रखी है, चाहे आप लोग महाराष्ट्र के बारे में बात करिए, चाहे गुजरात के बारे में, चाहे आसाम के बारे में, चाहे आप लोग अभी अमरनाथ की यात्रा पर देखिए, 16-17 के करीब जो लोग हैं उनकी जान चली गई। बड़ी ही दिल को दुखद करने वाली घटना थी ये, मतलब एक तरीके से एक श्रद्धा को एक तरीके से दिल में बसाए हुए लोग वहाँ पर गए थे, और एक त्रासदी देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न रहता है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से, बहुत बड़ा रीज़न रहता है कि जो इन्वायरमेंट में जो इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से। तो इसी के बारे में कुछ बातें बोली गई हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ये बात आप लोगों को बताऊंगा काफ़ी डिटेल में, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, खासकर फैक्ट जो कि आप लोगों को अंदर तक जाने देना है अपने दिमाग के, तभी आप लोग इसको समझ पाओगे। एग्जाम में लिखना है बस, इसके लिए नहीं पढ़ना है यार, चीज़ों को समझो थोड़ा सा, क्योंकि जब आप लोग किसी पोस्ट पर जाकर बैठोगे तो उसकी ग्रेविटी तभी समझ पाओगे जब आप लोग बस एग्जाम के लिए नहीं, आप लोग उसको रियलिटी में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तुम्हारा दुख क्या है, तुम्हारा पेन क्या है, हम लोग समझना चाहते हैं। वो वाली चीज जब आएगी ना अंदर, तो आप लोग एक बेहतरीन ऑफिसर बनोगे। ठीक है, हालांकि बात मेरी नहीं है, बात बोली गई बान की मुंजी के द्वारा। क्या बोला गया? क्लाइमेट चेंज डज नॉट रेस्पेक्ट बॉर्डर। उसको नहीं पता है तुम पाकिस्तान से आते हो, तुम इंडिया से आते हो, चाइना से आते हो, वो सबको एक साथ लपेटे में लेता है। बोला गया इट डज नॉट रेस्पेक्ट हु यू आर। वो नहीं पता है कि तुम गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो या बड़े हो, सबको एक साथ में लेता है, बिल्कुल कोरोना की तरीके से। बोला गया देयरफॉर दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लोबल चैलेंज, यानी कि एक तरीके से हम लोग ग्लोबल चैलेंज जो हमारे सामने है इसलिए उसको ग्लोबल चैलेंज बोलते हैं, क्योंकि सबको मिलकर काम करना है, विच रिक्वायर ग्लोबल सोलिडेरिटी, यानी कि सबको मिलकर हम लोग को यहाँ पर काम करना है। तो ये चीजें निकल कर आती हैं, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन है, एक तरीके से पर्यावरण है, वो नहीं देखता है कि यहाँ पर कौन किस देश का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। एकजुट होकर काम करोगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। क्या राय है आप लोग इसके बारे में? और ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसा माहौल अभी यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, और खासकर हमारे देश में तो पर्टिकुलर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये याद रखिएगा। और ये सारी चीजें टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ, वहां से आप लोग देख लिया करो, अगर फ्यूचर के लिए भी अपने पास में रखनी है तो। बहुत खतरनाक एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है, इसने ना पूरे यूरोप के अंदर आग लगा रखी थी अभी रसिया और यूक्रेन की वॉर के टाइम पर बहुत ज्यादा न्यूज में यहाँ पर ये रहा। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में बात की जा रही है।
तो यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा बड़ा ही बेहतरीन सा। बात की जा रही है कहाँ पर देखने को मिलता है, बाल्टिक सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी या फिर मेडिटेरेनियन सी। तो इसके बारे में आप लोग आंसर दीजिए, देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। एक और क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन हमारे देश में कई बार न्यूज में रही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के साथ में बात की जा रही है ट्रेन के बारे में। बोला गया कि यहाँ पर ये जो ट्रेन है इसको ट्रेन 18 का नाम भी दिया गया जब ये डेवलपमेंट स्टेज पर थी। बनाया गया यहाँ पर केरला की जो कोलकाता के यहाँ पर एक इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री थी वहां पर इसको बनाया गया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। इंडिजिनियसली डिजाइन किए गए हमारे द्वारा। सही आंसर यहाँ पर क्या है हालांकि मैंने गलती में आंसर बोल दिया आप लोगों, फिर भी देखता हूँ कौन कौन पकड़ पाया। ठीक है सही आंसर ये देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है इसका, ABCFD। अब एग्जैक्टली सही आंसर नहीं दिया है, पर फिर भी जो भी मैंने बोला है अभी, जो अगर पूरी स्टेटमेंट आप लोगों ने सुनी हो तो एक जगह मैंने गलती की है और वो ही गलती जो है उस स्टेटमेंट के अंदर है। हालांकि जो मेरे मुंह से निकला है वो आंसर नहीं है, आंसर कुछ और है। ठीक है, पर वो स्टेटमेंट में जिसे मैंने बोला है वो गलती है। इतना मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, इतना हिंट काफी है। आंसर दीजिए, देखता हूँ कौन कौन सी आंसर देता है। और अब बात करते हैं आज के SLV कमांडो के बारे में। आज के SLV कमांडो है नीतीश भारद्वाज जी। शानदार तरीके से आंसर दिए गए हैं। कल की वीडियो के नीचे मैंने इनके आंसर भी पिन कर दिए। जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनके आंसर आप लोग दिया करो, अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में इनके द्वारा आंसर दिए गए हैं। अगर किसी को देखने हैं तो कल की वीडियो के नीचे भी मैंने पिन कर दिए, उसको आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोगों के सामने है आज के 5 बेहतरीन वर्ड जो कि आप लोगों को नई डिक्शनरी में अपनी ऐड करने हैं। इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे, आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। इसी के साथ में अगर NDA CDS या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग में, एंटोनिम सिनोनिम्स भी वगैरह आप लोगों से पूछ ली जाते हैं, वहां पर भी आप लोगों को हेल्प करेंगे। इनके पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा, पर लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसलिए सेंटेंस फॉर्म जरूर करना। ठीक है, सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर पेरिलियस। इसका मतलब होता है जोखिम, यानी कि रिस्क से भरा हुआ। जैसे कि मॉर्निंग में जब आप लोग उठते हो तो पूरा दिन जो है वो रिस्क से भरा होता है। रिस्क से भरा नहीं, बड़ा प्यारा सा दिन होता है, एंजॉय करना होता है। ठीक है, रिस्क तो आप लोग तब लेते हो जब आप लोग अपने दिन को ढंग से यूटिलाइज नहीं करते हो, तो फुल ऑफ डेंजर या फिर रिस्क। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ट्रैंक्विलिटी या फिर ट्रैंक्विल। इसका मतलब है शांत, यानी कि डिस्टर्बेंस से फ्री, यानी कि जैसे मन से अंदर से शांत रहने वाला इंसान। जैसे कि यानी कि मुझे क्या होता है, गुस्सा तब आता है जब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें, मतलब कभी मुझे रेयरली गुस्सा आता है कि कोई एक चीज़ हो, बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ में कनेक्ट होती चली जाती हैं बिना सर पैर वाली, जिसका कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी में, तब गुस्सा आना स्टार्ट होता है। ठीक है, वरना नॉर्मली मैं जल्दी से गुस्सा नहीं होता हूँ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। पर मैं ये भी नहीं हूँ कि मैं महात्मा हूँ, भाई साहब गुस्सा ही नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी ही बात नहीं है, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। पर लेकिन शांत रहना इंसान को जरूरी है, वो काफ़ी जरूरी है अगर आप लोग रियलिटी में अच्छे से अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है एमेलियोरेट के बारे में। तो इसका मतलब होता है एक तो सुधारना, चीज़ों को उन्नत करना, यानी कि जो पहले खराब थी उसको इंप्रूव करना, अनसेटिस्फाई थी, अनसेटिस्फैक्टरी थी, उसको अच्छा बनाना। ठीक है, रेनिन का मतलब होता है रोकना मतलब एक तरीके से लिमिट करना, कंट्रोल करना किसी चीज को। ठीक है, विंड डाउन का मतलब होता है तनाव मुक्त या फिर किसी काम को समाप्त कर देना कि हाँ ठीक है अब काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये प्यारे से 5 शब्द थे यार, डेली 5 शब्द देता हूँ, फायदा होता है या फिर इनसे, या फिर वैसे ही मेहनत करवाते रहते हो कि हाँ सर दे दिया करो 5 शब्द। सेंटेंस फॉर्म जरूर किया करो, और कई सारे बच्चे करते भी हैं, उनके देख लिया करो कैसे सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। और आंसर राइटिंग भी कई सारे बच्चे बड़ा ही बेहतरीन तरीके से लिख रहे हैं, तो सीखो यार एक दूसरे से। अभी मेंस के हिसाब से तैयारी करके चलो, क्योंकि आप लोग चीज़ों को उस तरीके से लेकर चलोगे तो हमेशा ज़िंदगी में अच्छे से आप लोग अपने एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ सजेशन है, बाकी तो आप लोग करोगे अपने मन की ही, वो तो मुझे पता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि पूरा लेक्चर देखने के बाद में उसको रिकॉल कर लिया करो। कितने ऐसे हैं जो रिकॉल करते हैं? दिल पे हाथ रख के बताओ, करते हो? हाँ, नहीं करते हो ना? करते हो, अच्छा फिर सही है। आगे बात करते हैं महाबोधि टेम्पल, इसके बारे में बात की जा रही है। तो महाबोधि टेम्पल बोध गया यानी कि बिहार के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। महाबोधि टेम्पल जो है ये बोधि गया एक तरीके से बिहार के अंदर में, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बनाया गया था एम्परर अशोक के द्वारा 3rd सेंचुरी BC में। ठीक है, तो बोधि ट्री भी आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, काफी इंपॉर्टेंट। 5 से लेके 6वीं सेंचुरी में यहाँ पर जो टेम्पल है, ठीक है, जो इसी से डेट से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए देख सकते हैं यहाँ पर जो बनाई गई है। तो ये यार हमारी कंट्री में ना सबसे खूबसूरती पता है क्या लगती है? मतलब इतनी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें बना रखी हैं, इतनी सारी कल्चर की चीज़ें हैं, इतने सारे प्यारे प्यारे पकवान आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पहनने का रंग ढंग आप लोगों को अलग नजर आता है, मतलब अलग ही लेवल की चीज़ें हैं। तो अप्रिशिएट किया करो यार, एक ऐसे देश में हो कि मतलब खुश नसीब हो कि इस देश में हो। ठीक है, ये बोलना चाहिए मुझे। ओके, तो कैसा रहा आज का ये लेक्चर? फीडबैक जरूर देना, मैं फीडबैक की राह देखता हूँ।
आंख तकता हूं मैं आप लोगों के फीडबैक की, तो फीडबैक जरूर दिया करो। इससे मेरी आंखें जो हैं वो आप लोगों की राह देख रही होती हैं। लाइक, डिसलाइक या फिर कमेंट कर आप लोग बता सकते हैं, और शेयर कर सकते हो अगर आप लोगों को ये वीडियो फायदा पहुंचाती है। प्यार जो है वो बांटने से बढ़ता है। बाकी मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट रह सकते हो यहाँ पर भी। इसी के साथ में आप लोग जो है आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।